ठीक है, क्योंकि उनको मैंने थोड़ा सा कॉलेज का अब तक फंडा नहीं दिया था। ठीक है, कौन से कॉलेज A+ ग्रेड में है, कौन से कॉलेज A ग्रेड में है, कौन से कॉलेज B ग्रेड में, कौन से कॉलेज C ग्रेड में, आपको क्या क्या टारगेट रखना है, आपको ये जो कॉलेज है, मतलब ये कॉलेज मिलने के बाद आपका क्या होता है, ये कॉलेज मिलने के बाद आपका क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को तो पता भी होगा। ठीक है, तो ये फंडा मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब दो ऑप्शंस है, आइदर मैं पहले 1 घंटा पढ़ाऊं और उसके बाद वो फंडा दूं, या पहले फंडा देके पढ़ाओ, तो मुझे लगता है पढ़ाना सही रहेगा। ठीक है, तो पहले सर पढ़ाता पहले हूँ थोड़ा सा। पढ़ाओ। सर पढ़ा लो। तो पहले मैं पढ़ा देता हूँ, मतलब आप एक वो फ्लो में आ जाओगे, मतलब एक थोड़ा छोटा सा आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन के बाद हम लोग वो फंडे के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं कुछ ज्यादा सिखाने वाला नहीं हूँ, नया सिखाने वाला हूँ नहीं। ठीक है, कोलिजन का पार्ट अपना जो बचा, इंपल्स एंड कोलिजन का जो पार्ट बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ, जो फ्राइडे को अपना लेक्चर होगा। ठीक है, तो आज जितना भी अपना अब तक हुआ है उसका एक क्विक छोटा सा रिकैप। ठीक है, रिवीजन। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं किया ना मैंने। ठीक है गाइज, जिन लोग को जिन दो दो चीजें ऑप्शन है, जिन लोग को स्क्रीन देखना है वो स्क्रीन देखो, जिन लोग को यहाँ पे देखना है वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग में देखो, कैसे जब मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को क्लिक करो, जब मैं लिख रहा हूँ कुछ चीजें बता रहा हूँ तो स्क्रीन पे आप स्क्रीन शेयरिंग पे चले जाओ। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अभी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग का रिवीजन है, तो रिवीजन स्क्रीन शेयरिंग से ही होगा, तो स्क्रीन शेयरिंग आपके पास है। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक मिनट, एकदम स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था सेंटर ऑफ मास, COM, अपन COM बोलते थे, सेंटर ऑफ मास होता था। सेंटर ऑफ मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है कि कोई भी बॉडी होगी, कोई भी शेप एंड साइज की होगी, तो उसका एक सेंटर होगा। अब वो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो दो टाइप से मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस, तो हम लोग ने एक चीज थी डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। तो सेंटर ऑफ मास का कैसे होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने के लिए एकदम सिंपल वाला फॉर्म था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखते थे सिग्मा ऑफ MI/XI। ठीक है, I फ्रॉम 1 to N डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ MI। अब ये यहाँ पे x की जगह हम लोग y भी लिख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह y लिख सकते हैं, या z लिख सकते हैं, तो जो भी हो सकता है वो जो हो सकता है। इसको वेक्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखते थे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग लिखते थे M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, ऐसा करते डिवाइड बाय क्या करते थे हम लोग M1 प्लस M2। ये एकदम बेसिक फॉर्म था सेंटर ऑफ मास का, दोनों चीजें फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जाते थे कंटिन्यूस मास। अब कंटिन्यूस मास में आपको याद होगा कि कुछ चीजें थी। ठीक है, तो कंटिन्यूस मासेस में, कंटिन्यूस मास सिस्टम में कौन सी चीजें आपको याद रखनी थी, और पहले तो ये फॉर्मूला बन जाता है कंटिन्यूस मास में, जिसका मैंने डेरिवेशंस नहीं करवाए थे, इंटीग्रेशन का यूज नहीं बताया था, चलो वो थोड़ा सा बता सकता हूं मैं अभी। तो इंटीग्रेशन ऑफ मास के जगह m के जगह आएगा dm x डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने तीन चीजें डिफाइन की थी। ठीक है, तीन चीजें डिफाइन की थी। लैम्बडा, लैम्बडा क्या होता है, लैम्बडा होता है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सपोज एक रॉड है, इस रॉड के ऊपर मास रखा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। उसके बाद सेकंड टर्म था कौन सा, सिग्मा, सिग्मा था सरफेस। ठीक है,
सरफेस मास डेंसिटी, और एक था रो विच इज वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान में रखना, मतलब ये 3 टर्म्स होते थे। सरफेस मतलब यहाँ पे क्या है, ये 2 डायमेंशन बॉडीज और लैमिनर बॉडीज होगी, और ये 3D बॉडीज के लिए होगा। तो इस तरीके के अपन, और ये 1D बॉडी जो है 1 डायमेंशन बॉडी। ठीक है, तो ऐसे टर्म अपन ने डिफाइन किए थे, जिससे कौन से कंटिन्यूस मास सिस्टम को आपको याद होगा। ठीक है, आपको याद होगा सेंटर ऑफ मास कौन से थे। आप इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, रिवीजन के लिए काम में आएगा। आपको एक झलक भी मिल जाएगा आज की जो हम लोग रिवीजन करने वाले। आपको पता ना मैंने क्या बोला था, याद है ना? पूरा का पूरा पोर्शन खत्म होने के बाद में फास्ट ट्रैक में पूरा का पूरा पोर्शन वापस रिवाइज कराऊंगा अगले साल। तो उसमें इसी तरह से रिवीजन जाएगा, मतलब हर एक चीज जो मैं पढ़ाई हुई है मैं पढ़ाऊंगा वापस, लेकिन फास्ट ट्रैक में। ठीक है, फास्ट ट्रैक में। तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी। कौन सी वाली चीज बताई थी? कि रॉड। ठीक है, पहले मैं रिवीजन पूरा कर लेता, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के ऊपर काम करते हैं अभी। तो अब रॉड का तो एकदम सेंटर में होता है L/2। रिंग का कहां पे होता है? मतलब सपोज मैंने एक रिंग दे दी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज एक रिंग दे दी, सेमी सर्कुलर रिंग होगी, तो सेमी सर्कुलर रिंग का कहां पे होता था सेंटर ऑफ मास? 2r/π, बराबर। सेमी सर्कुलर रिंग का 2r/π होता है। डिस्क का कहां पे होता है? सेमी सर्कुलर डिस्क है, यहां से कितना होता है? 4r/ क्या 3π। ठीक है, उसके बाद हॉलोस्फीयर, ये हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड है। अब हॉलो हेमिस्फीयर का कितना होता था सेंटर ऑफ मास? r/2। हाँ, r/2। और यहाँ पे इसका कितना होता था? 3r/8। 3r/8। ठीक है, और फिर बाद में कोन और सॉलिड कोन। तो कोन का कितना था? नॉर्मल हॉलो कोन का क्या होता था? h/3। h/3, और यहाँ पे h/4। ठीक है, 4। तो गाइस, तो ये कुछ सेंटर ऑफ मासेस थे जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोले थे। और मैंने जो इसका डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन जो था वो मैंने बोला था कि डेरिवेशन थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड होता है, जो मैं आपको कराऊंगा, और जो अपना बच गया था बाद में, मतलब हुआ नहीं था। लेकिन सिंपल सी बात है, मैं इसको मतलब खत्म कराऊंगा ही, उसका टेंशन नहीं है। और बहुत सारे लोग को एक प्रॉब्लम है कि जब कैलकुलस आता है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है ना। बहुत सारे लोग को है ना, हाथ उठाओ किन किन लोगों को प्रॉब्लम है जब कैलकुलस आता है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। ऐसे लोग हैंड रेज करो एक बार। अरे हैंड रेज करो ना, हैंड रेज करने को शर्मा रहे हो क्या? हाँ, बहुत सारे। ओके, तो काफी सारे लोग का है। तो मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ गाइस। क्वेश्चन लेक्चर ध्यान सुनो। कैलकुलस इन फिजिक्स मतलब क्या है? जितने भी अभी तक अपने टॉपिक हुए हैं, अच्छे अपन क्वेश्चन उठाएंगे। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन सारे एडवांस ओरिएंटेड होते हैं, जहां पे कैलकुलस यूज होता है। नीट में ज्यादा यूज नहीं होता। नीट में जो कैलकुलस वाला क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे काइनेमेटिक्स के ऊपर के आते हैं नीट वाले लोग के लिए। लेकिन जो अपने मतलब काफी सारे लोग हैं, तो मैं एक लेक्चर रख दूंगा। ठीक है, तो मेरा एक लेक्चर रहेगा कि जो खास कैलकुलस इन फिजिक्स, मतलब कैलकुलस जितना भी रहोगे, फिजिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सब जगह पे भी होता है, लेकिन अभी जितने भी अपने टॉपिक हुए हैं, जैसे एनएलएम होगा, फ्रिक्शन होगा, वर्क फॉर एनर्जी होगा, सर्कुलर मोशन होगा, कहाँ पे कैलकुलस यूज होगा, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में लेके आता हूँ, सेट ऑफ क्वेश्चंस। उससे आपको करना है। पहली बात, अब ये राइट टाइम है। दिवाली के पहले मैंने आपको मॉड्यूल्स वगैरह करने के लिए बोला था, कुछ कुछ चीजें करने के लिए बोली थी। जिन लोग के पास डीसी पांडे नहीं है गाइस, डीसी पांडे नहीं है, और जो लोग एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेई एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोग के लिए डीसी पांडे का सारा चीज लेना जरूरी है। डीसी पांडे का मैं बताता हूँ, ये मेरा बहुत थोड़ा सा पुराना वाला चीज है। ये डीसी पांडे होता है। डीसी पांडे जेई मेन एंड एडवांस करके लिखेंगे अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैकेनिक्स है पार्ट 1, वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे अभी नए इसमें बुक आई हो, आप अमेजोन से मंगा सकते हो। ऐसे 5 बुक आपको मिलेगी, मैकेनिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, रे ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऐसे अलग अलग उसके पार्ट्स है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ले लेना है। तो एटलीस्ट मैकेनिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ले लो।
और वहां से स्टार्टिंग से देखो जेई इसमें डीसी पांडे का ये लेने के बाद उसका लेवल वन सब्जेक्टिव करना चालू करो, ठीक है, और फिर लेवल 2 पे जाओगे। तो लेवल 1 एंड लेवल 2 सब्जेक्टिव जो होते हैं ना, ये डीसी पांडे के करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन टू स्टार्ट विथ लेवल 1 सब्जेक्टिव करो। फिजिक्स के लिए एररलेस अपन ज्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि जो मैथ्स के लिए जनरली एररलेस यूज करते हैं लोग, मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए यार एचसी वर्मा, डीसी पांडे, सिंगेज की कुछ बुक्स बाद में अपन लेंगे, वही काफी है, ठीक है। ओके, तो अभी ये समझ में है, सेंटर ऑफ मास समझ में है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास समझ में है क्या, मतलब कुछ याद आया? फिर उसके बाद अपन गए थे, 1 मिनट रुको, मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, फटाफट उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटिन्यूअस मास एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क्या होगा, तो कैसे सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल चीज था। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे दिखाओ, बताओ कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे मैंने एक ऐसा वाला टाइप का एक दिया है, एक रॉड है, ठीक है, फिर एक ये ऐसा रॉड है और ये ऐसा रॉड है। देखो कितने रॉड यहाँ पे कनेक्ट किए हुए, मास एम एंड एल के 3 रॉड है, ठीक है, और इसके अंदर का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये 45 डिग्री का है, तुम समझ जाओगे, ठीक है। तो रॉड समझ में है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे 3 रॉड कनेक्ट किए हुए। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, निकालो जरा सेंटर ऑफ मास निकालो, फटाफट निकाल के बताओ मुझे कैसे करोगे, ठीक है, जो आपको याद है कुछ करो फटाफट। हाँ, ये इधर इधर ओरिजिन ले लो, मतलब सबके लिए कॉमन रहेगा, एकदम एंड में ओरिजिन ले लो और आंसर निकालो। ये 0,0 ले लो, आंसर निकालो जरा। सर आपने स्टार्ट में बोला था कि हार्मोनिक मोशन के बाद मैकेनिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, तो हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का भी करेंगे। नहीं, वही रोटेशन डायनामिक्स पहले ना, उसके पहले, ओके। मतलब कोलिजन के बाद रोटेशनल डायनामिक्स होगा। अभी तो अगले हफ्ते से रोटेशनल मैकेनिक्स चालू हो जाएगा अपना, आफ्टर नेक्स्ट वीक। वो तो बहुत टाइम लगेगा ना उसको। हाँ, रोटेशनल मोशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन रोटेशनल मोशन चालू करते करते वो चालू रहेगा और मैं पैरेलल ट्रैक में रे ऑप्टिक्स चालू कर दूंगा। करो गाइस, इसमें करो, जल्दी करो फटाफट। रे ऑप्टिक्स इजी नहीं है, मतलब रे ऑप्टिक्स में कुछ कुछ क्वेश्चन जिनका ज्योमेट्री अच्छा है, जिनका मैथ्स अच्छा होता है ना, उनका रे ऑप्टिक्स इजी जाता है, जिनको ज्योमेट्री जिनको अच्छा लगता है। रोटेशनल मोशन विल टेक अराउंड 7 लेक्चर्स, 6 to 7 लेक्चर्स, 6 से 7 लेक्चर्स रोटेशनल मोशन को लगते हैं। हाँ, सो रे ऑप्टिक्स में कंस्ट्रक्शन है। चलो पहले बताओ मुझे, ये कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसे करोगे? चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन पार्ट है,
हर एक लाइन का मिड पॉइंट लेंगे और फिर उसको पॉइंट्स की तरह मार्क करेंगे। बिल्कुल, तो ये बेसिकली क्या करें, हर पॉइंट का हर लाइन का मिड पॉइंट हो गया, जैसे ये मिड पॉइंट हो गया, इसको अपन क्या लिखेंगे, L/2, 0। 2,0 इसको बताओ क्या लिखेंगे। L/1 + रूट 2, L/√2। हाँ, तो ये जो चीज है देखो यहाँ पे, ये जो चीज है x कोऑर्डिनेट, तो ये जो चीज हो जाएगा L/, देखो ये लेंथ जो है, ये लेंथ हो जाएगी कितनी, L/2। L/2 L/√2। तो ये चीज होगी L/2 2√2 √2, और ये भी कितनी हो जाएगी, L/2 2√2। √2। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा L/2 प्लस L/2√2 L/2 x कोऑर्डिनेट हो जाएगा L/2√2। 2√2। ठीक है, तो x एंड y कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया मेरा। इसमें क्या करेंगे, ये हो गया L, फिर उसके बाद सेम चीज, सर L प्लस L/2√2 होगा ना, पूरा L कंसिडर होगा ना डिस्टेंस। सॉरी L प्लस L/2√2। अब यहाँ पे ये चीज क्या हो जाएगी बताओ मुझे, ये L प्लस ये चीज क्या हो जाएगा, ये वाला चीज और ये वाला चीज, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, हाँ, ये चीज क्या हो जाएगा, L/√2 L/√2, क्योंकि √2L डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो L/√2, और ये वाला जो चीज कितना हो जाएगा, L/2√2। L/2√2। ठीक है, तो इसका जो टोटल है वो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, 3L/2√2। x कोऑर्डिनेट, नहीं, वो L + 3L/2√2। L प्लस 3L/2√2। 3L/2√2 कॉमा क्या, L/2√2। 2√2। आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे ये तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूं, जैसे तीन कोऑर्डिनेट मिल गए, बस इन तीन कोऑर्डिनेट से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, m1x1 + m2x2 + m3x3। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आपको मिल गया, तो m1x1 मतलब क्या मिलेगा अपने को, m इंटू L/2 प्लस m2x2 क्या मिलेगा, m इंटू क्या, L प्लस L/2√2। 2√2, और यहाँ पे प्लस m3, m इंटू क्या, L प्लस 3L, 3L/2√2। राइट, डिवाइड बाय m1 + m2 + m3, मतलब कितना, m + 3M। m + 3m। तो यहाँ पे इस तरीके से आप करो, इसका आंसर कर दो। सिमिलरली आप क्या करोगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास करोगे। थोड़ा सा याद आ रहा है आपको ये मैंने क्या क्या किया है। यस सर। और गाइस ऐसे वाले कैलकुलेशंस ना आ सकते हैं जेई मेन में, और इवन मतलब नीट पे, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन लेंदी भी करा देते हैं वो लोग। देखो क्वेश्चन ना दो तीन टाइप के होते हैं, दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होती है इजी क्वेश्चन, जो फट करके आपको दिख के आ जाते हैं, क्लिक हो जाते हैं। कुछ होते हैं ट्रिकी क्वेश्चंस, और कुछ होते हैं लेंदी क्वेश्चंस। तो लेंदी क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन भी थोड़ा सा कभी कभी डाल देते हैं, पर आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लेंदी कर दिए, 3-4 क्वेश्चन ट्रिकी कर दिए, और बाकी मतलब कुछ मीडियम एंड इजी कर दिए। इस तरीके से खेलते हैं वो लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ये आप लोग कर लो बाद में, ठीक है, ये रिवीजन का पार्ट है, तो बाद में आप लोग कर लो। एग्जांपल 1 हो गया, तो ये कर दिया अपन ने, सेंटर ऑफ मास को क्या कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था कि मतलब जो भी अपने फॉर्मूलेस है, ये सारे के सारे फॉर्मूलेस, मतलब मैंने जैसे सपोज एक ये मास है, दूसरा मास है, तीसरा मास है, सारी 2 डायमेंशन बॉडी है, 2D बॉडीज है। ठीक है, अब ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m3, ये सारे 2 डायमेंशन बॉडी का जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब क्या, सरफेस मास डेंसिटी सपोज सेम है, सेम है। सो नाउ व्हाट इज सरफेस मास डेंसिटी, दिस मास अपॉन क्या, एरिया। तो ये इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है। तो सबका जो मास होगा, जैसे इसका जो मास आएगा m1 आ जाएगा, तो इसका जो m1 आ गया वो क्या लिखूंगा मैं, सिग्मा इंटू क्या लिखूंगा, A1। इसका m2 क्या होगा, सिग्मा इंटू A2, और इसका मास क्या होगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, A3, और ये चलता रहेगा। तो आप अभी देखोगे तो मेरा जो फॉर्मूला था, आपको याद करो, मेरा जो फॉर्मूला था x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था, m1x1 + m2x2 + m3x3, ऐसा चलता रहेगा, डिवाइड बाय m1 + m2 + m3 प्लस चलता रहेगा इस तरीके से, जिसमें m1 को मैं ये डाल दूंगा, तो सिग्मा A1x1 + सिग्मा A2। देखो सबका अभी यहाँ पे क्या हुआ, सबका क्या सेम है, डेंसिटी सेम है, तो डेंसिटी बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब डेंसिटी बाहर आ जाएगा, और डेंसिटी बाहर आने के वजह से क्या होगा,
ये कट हो जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या बन गया मेरा a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 ऐसा चलता रहेगा डिवाइड बाय a1 प्लस a2। लेकिन मुझे बताओ मतलब x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास जो मैंने सिग्मा ऑफ मतलब x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास मैं सिग्मा ऑफ ai xi कब लिख सकता हूं डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ क्या एरिया ये कब लिख सकता हूं मैं जब When सबका सिग्मा सेम होगा। सबका हाँ सबकी डेंसिटी सेम होगी। अब सिमिलरली ये सेम चीज ये 3D बॉडी कर दी 3D बॉडी तो A1 की जगह क्या आ जाएगा वॉल्यूम और इसके वजह से दूसरे कलर में लिख देता हूँ और इसके जगह पे क्या आ जाएगा डेंसिटी। ये सब डेंसिटी बन जाएगी सबकी डेंसिटी सेम में वॉल्यूम जो है वो V1 V2 V3 आ जाएगा। तो जो एरिया है उसकी जगह क्या आ जाएगा इस केस में सिग्मा ऑफ क्या हो जाएगा वॉल्यूम। बराबर ना ये सब किया था मैंने याद है कि नहीं है। अब x के लिए लिखा है मैंने y के लिए और z के लिए ठीक है। x के लिए मैंने लिखा हुआ है अभी ऐसे मेरा आवाज गया होगा या है कि थोड़ा सा गंदा हो गया। ठीक है गाइस अब यहाँ पे देखो ये अभी ये हो गया मेरा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इस तरीके से निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आप लोग कर लो। हाँ मुझे एक और चीज बतानी थी यहाँ पे फिर अपन ने गए थे निगेटिव मास कंसेप्ट। याद है निगेटिव मास कंसेप्ट क्या था। निगेटिव मास कंसेप्ट अपन ने डिफाइन किया था चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब निगेटिव मास करके कोई चीज होती नहीं है जो मैंने एकदम सिंपल सा आपको बात बोला था निगेटिव मास करके कोई चीज होती नहीं है ठीक है। अब निगेटिव मास क्या होता है मैं आपको एकदम सिंपल सा बता रहा हूं। मैंने क्या किया मतलब तुम ही लोग बताओ ठीक है। जैसे मैंने क्या किया ये एक स्फीयर लिया स्फीयर क्या बोल रहा एक डिस्क लिया। ये डिस्क है जिसकी सरफेस मास डेंसिटी है ना मतलब ये सिग्मा ली मैंने उसका एरिया कुछ a है और सेम एक और डिस्क ली जो इसके ऊपर रखी लेकिन इसका जो सरफेस मास डेंसिटी जो है ये लिखा मैंने माइनस सिग्मा ठीक है। एरिया सेम है ठीक है। तो अब मुझे बताओ मैथमेटिकली इसका जो मास आएगा इसका मास कितना आएगा सिग्मा इंटू एरिया। इसका जो मास आएगा वो क्या होगा माइनस सिग्मा इंटू एरिया। अब यहाँ पे माइनस सिग्मा इंटू एरिया इसका मास जो हुआ लेकिन आप देखो कि इन दोनों मास को अपन ऐड करेंगे तो मास कितना हो जाएगा टोटल मास कितना हो जाएगा सम ऑफ टोटल मास कितना होगा 0। टोटल मास 0। अब टोटल मास 0 है इसका मतलब क्या हुआ 0 मास मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं मतलब भाई मास ही नहीं है मतलब कैविटी बन गई। मास ही नहीं तो क्या होगी कैविटी होगी। तो जो प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरीके जो प्रॉब्लम्स आते हैं जो मैंने क्लास में आपको बताया था कि लेट्स से एक ये डिस्क है ठीक है। अब इस डिस्क में इन्होंने यहाँ पे एक कैविटी बना दिया है। कैविटी बना दिया मतलब सिर्फ मास इधर ही है। अब ये प्रॉब्लम है इस अभी मुझे एक बार सिंपल सी बात है सपोज डिस्क पूरा का पूरा डिस्क होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता सेंटर पे होता भाई। पूरा एक नॉर्मल डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता लेकिन इस डिस्क के अंदर कैविटी हो गई। कैविटी मतलब क्या यहाँ पे कोई मास ही नहीं है यहाँ पे कोई मास ही नहीं है। मास की वैल्यू यहाँ पे 0 है इसके अंदर ठीक है। और मास कहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इस कैविटी को बनाने के लिए इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे शिफ्ट होने वाला है। सपोज ओरिजिन है तो टुवर्ड्स कहाँ पे शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इतना तो आप थोड़ा सा मतलब अपना अक्ल तो लगा ही सकते हो कि भाई लेफ्ट साइड में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने वाला है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलो अपन क्या करेंगे अपन यूज करेंगे निगेटिव मास का कंसेप्ट। मतलब क्या करेंगे अपन एक पूरा डिस्क ले लेंगे। देखो मैंने एक पूरा डिस्क ले लिया। अब ये पूरा का पूरा डिस्क देखो पूरा का पूरा डिस्क है ठीक है। इसका सरफेस मास डेंसिटी सपोज मैंने सिग्मा लिया है। फिर मैंने और एक डिस्क लिया जो उसके इतने रेडियस का लिया। इसका जो डेंसिटी है वो क्या लिखा मैंने माइनस सिग्मा और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया ओवरलैप। अब ओवरलैप करने से क्या हो गया देखो ये वाला जो रीजन है ना रेड वाला रीजन इसका मास कितना आया जो भी इसका एरिया रहेगा ठीक है। तो इसका मास यहाँ पे जो नीचे वाला जो सरफेस है दो डिस्क हो गई। देखो एक ऊपर वाला जो रेड वाला एरिया उसका मास माइनस सम m1 है नीचे वाले का प्लस m1 है। तो दोनों का मास करके क्या बन गया मुझे बताओ क्या बन गया यहाँ पे
देखो ना यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो सरफेस है, हाँ, तो इसका जो नीचे वाला सरफेस है उसका मास कितना बन गया? सपोज इसका मैं एरिया लेट्स से A1 ले लेता हूँ। तो ये नीचे वाले का था m सिग्मा A1 और ऊपर वाले का कितना था? माइनस सिग्मा A1, दोनों को ऐड करके 0 हो गया था, तो कैविटी बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बन गया मेरा? ये कैविटी बनाने के लिए मैंने दो डिस्क लिए, एक मास लिया जिसका मतलब एक चीज लिया, उसका पॉजिटिव मास की एक बॉडी ली, एक निगेटिव मास, निगेटिव डेंसिटी की बॉडी ली। तो पॉजिटिव डेंसिटी और निगेटिव डेंसिटी के बॉडी को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया। जैसे मैंने ओवरलैप कर दिया, काम खत्म हो गया तुम्हारा, कैविटी वाला क्वेश्चन बन गया। तो बेसिकली इतना चीज ध्यान में रखना, जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अपन निकालते हैं, मैं एक्स लिखता हूँ सिर्फ, मैं एक्स लिख रहा हूँ, उसका मतलब वाई और जेड है, वाई और जेड आप खुद लिखना है। तो जैसे मैंने बोला कि भाई एक मास है जो पॉजिटिव है तो मैंने इसको m1 लिखा है, दूसरा मास सपोज निगेटिव है उसको मैंने m2 लिखा है, तीसरा मास भी निगेटिव है इसको मैंने m3 लिखा है, ठीक है, और चौथा मास सपोज पॉजिटिव है तो उसको मैंने क्या लिखा है? m4। तो इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे m2 एंड m3 निगेटिव मास के, m1 m4 पॉजिटिव मास के, m1 माइनस m2 ऐसा भी हो सकता है। आप समझ रहे हो ना, जो मासेस निगेटिव होंगे, अब सबकी डेंसिटी मुझे बताओ सेम होगी, सिग्मा या रो सपोज सेम होगा, तो क्या करेंगे अपन? सेम तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यार सेम करेंगे तो ही तो कैविटी बनेगी, सेम करेंगे तो ही तो कैविटी बनेगी। तो इसका सबका सिग्मा सेम है, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट किस में होता है? यही फॉर्मूला कन्वर्ट किस में होता है? डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? a1x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 प्लस a4x4, ऐसा करके कन्वर्ट हो सकता है भाई। ठीक है, मैं इसका एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये आप करो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेके सकते हो, आज जो मैं कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, रिवीजन के लिए काम में आने वाला है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फटाफट आप उसको सॉल्व करके दिखा दो जरा। ठीक है, हो गया ये समझ में, मतलब थोड़ा सा रिवीजन हो गया क्या इसका? यस सर। तो आगे करते हैं। ठीक है, जिनको इसमें इन कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या डाउट है या कुछ भी है, भाई पूछ लेना। ठीक है, नहीं आज प्रणव, मैं आज कोलिजन स्टार्ट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करूंगा, 2-3 क्वेश्चन जो पिछले बार मैंने किए थे वही कराऊंगा मैं वापस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैंने सपोज ये रेडियस आर का डिस्क है। ठीक है, पूरा का पूरा एक डिस्क है, और इसमें से मैंने यहाँ पे रेडियस r/4 का एक छोटा सा डिस्क कैविटी बना दिया। मतलब ये पूरा का पूरा है। देखो कैविटी कहाँ पे बना है, कैविटी एक छोटा बना है। चलो बताओ मुझे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, बताओ जल्दी। 3 मिनट दे रहा हूँ, चैट पे आंसर लिखना है। 3 मिनट दे रहा हूँ, चैट पे आंसर लिखना है। कुछ लोग ने हैंड अभी तक रेज किया हुआ है, उसको बंद कर दो। अभी तक वो कैमरा सेटअप नहीं किया। अरे कैमरा वो सब आ गया, लेकिन वो हो जाएगा सेटअप, क्योंकि हम भी घर पे थे तो यहाँ पे थे नहीं, तो कोई
और कल ही हम लोग भी आए, तो वो कैमरा का वो सेटअप तो आ गया, मतलब वो डीसी एडेप्टर आ गया है, उसको तो अभी तक पैक खुला भी नहीं उसका, वो हो जाएगा, अभी मैं इस हफ्ते ही कर दूंगा। करो फटाफट करो भाई। वंशिल, घाटकोपर के मॉडल्स मिलेंगे। घाटकोपर का भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग मेरा होने वाला है अपना, हम लोग का, ठीक है। दो तीन लोगों का सेम आ गया तो मतलब आंसर सेम आ जाएगा। तो दो तीन लोगों ने आंसर लिखना चालू किया है। अमर कितना है? स्वयं सर कर रहा हूँ। सर -r/20 आया। हाँ सर वही आया। साहिल, उत्तरा, अक्षय लिखो जरा। ऑडियो इज लैगिंग। ऑडियो लैग कर रहा है क्या मेरा? नो सर। बराबर है। ये थोड़ा सा वार्म अप वाले क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे कभी भी ये चीज बनाने के लिए, ये चीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये चीज जो है मुझे बनाना है, तो मैं एक बड़ा वही ये डिस्क लूंगा। यहाँ पे देख लो, डिस्क लूंगा। चलो एक दो मिनट, 1 मिनट लो, चलो आप लोग, कुछ लोग कर रहे हैं अभी, और 1 मिनट लो कितना। सर आई गॉट -3r/8। ओके, चेक करना पड़ेगा। सिद्धि क्या है? सब कर रहे हैं। आज थोड़ा सा आप लोग कॉलेज वाला चीज भी सुन लो, ठीक है। कौन सी कॉलेजेस A+ होती है, कहाँ पे क्या प्लेसमेंट्स होती है, क्या करना चाहिए आपको, किस तरीके से पढ़ना, मतलब वो कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो कॉलेज के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि सुबह के लेक्चर में मैंने दिया था, तो मैं सोचा कि चलो आज आपको भी दे ही देता हूँ वो चीज। पहले मैं आपको पूछूंगा, आप में से मुझे देखना है कि कौन मुझे टॉप 10 कॉलेज के नाम बता पाएगा। पहले चलो टॉप 10 नहीं, टॉप 15 कॉलेजेस मेरे को बताने, आपको बाद में। चलो अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो, ये आर का था, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, एक पूरा का पूरा, देखो मुझे क्या करना था, इधर कैविटी बनाना था, तो मैंने पहले एक पूरा डिस्क लिया, ठीक है। इसका डेंसिटी मैंने सिग्मा लिया है, डिस्क वही वही मतलब प्रॉपर वाला डिस्क है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसके ऊपर कैविटी बनाने के लिए एक और डिस्क रखा, लेकिन इस डिस्क का जो डेंसिटी था वो -σ था। सिंपल, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, देखो डेंसिटी सिग्मा है, तो एरिया वाला फॉर्मूला लग सकता है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा। अब ये मैंने जैसे दिया, ये r/4 है, ठीक है। और तो अब ये जो डिस्टेंस है, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना दूर है, मतलब इसका सपोज मैंने इसका कोऑर्डिनेट, अब दो चीजें थी, तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने रखा 0,0, तो जो इसका कोऑर्डिनेट है वो कितना है यहाँ पे? 3r/4। हाँ, तो 3r/4, 0, ठीक है। अब जो बड़ा वाला है उसका एरिया A1 था, इसका वाला एरिया A1 है, जो πr डिस्क है ना भाई, तो πr² है। तो ये वाला जो एरिया है रेड वाला, उसका एरिया कितना है? πr/4 का स्क्वायर, बराबर ना। πr² बाय क्या?
भाई इतना ये आपको समझ में आया जो मैंने किया है यहाँ पे? यस सर। तो इसके बाद अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा, देखो आप ना कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, घाई गड़बड़ी मत करो, ठीक है? जैसे मैंने बोला, मुझे पता है कि मेरा मतलब इसी लाइन पे आने वाला है। देखो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पे तो मेरा सेंटर ऑफ मास आने वाला है। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास में यहाँ पे लिख देता हूँ, और जो यहाँ पे कितना होगा, m1 x1, सॉरी गलती से m1 x1 लिख दिया, एरिया लिख देते हैं अपन। भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आप लोग m1 x1 माइनस m2 x2 एक्चुअल में डिवाइड बाय m1 माइनस m2, क्योंकि सेकंड बॉडी है, लेकिन मुझे पता है कि भाई दोनों का सिग्मा सेम है, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल होकर आंसर क्या आने वाला है, a1 x1 माइनस a2 x2 फॉर्मूला ही आने वाला है ना, डिवाइड बाय क्या, a1 माइनस क्या, a2। अब इसको मैं यूज करूंगा, मतलब इसको मैं डायरेक्टली ऐसे यूज करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, a1 इज व्हाट, एरिया इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा 0 माइनस a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय क्या 16। x2 क्या होगा, x2 क्या होगा 3r/4। 3r/4। कुछ सॉरी थोड़ा सा ठीक है। तो 3 इधर है, थ्री आर बाय 4, तो 3r/4 करके यहाँ पे मैं लिख दिया, डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 16। अब इसका जो आंसर है वो कितना आता है, r/20 माइनस r/20 माइनस r/20। 20 ठीक है, तो माइनस r/20 ये आंसर, ठीक है। तो माइनस r/20 मतलब जो इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा, माइनस r/20 मतलब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये होगा सेंटर ऑफ मास, जो माइनस r/20 0 मतलब थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब r/20 शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है गाइस, ये समझ में आ रहा है तुमको? देखो ना क्वेश्चन को, अब मुझे बताओ अब इसमें ना क्वेश्चन लेंदी कैसे बनेगा, कोई बोल सकते हैं कि क्वेश्चन लेंदी कैसे बनेगा, थोड़ा सा लेंदी बनाना है। देखो सिग्मा थोड़ा के सा, वैल्यूज अलग-अलग दे दोगे, किसके, सिग्मा के। नहीं सिग्मा के वैल्यू अलग अलग होगी तो कैविटी नहीं बनेगा, तुम समझ रहे हो? कैविटी बनाने के लिए सिग्मा तो सेम होना चाहिए, बराबर ना? अरे हाँ बराबर। एक से ज्यादा कैविटीज होंगी तो एक से ज्यादा कैविटी होंगे तो बेसिकली कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पे सपोज एक मैंने कैविटी कर दी, ठीक है, मतलब ये इधर है ना, वैसे इधर भी कैविटी कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 x1 माइनस m2 x2 माइनस m3 x3 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर ना, कैविटी का शेप और माइनस m3, लेकिन सेम होगा। लेकिन मैं क्या बोला था, और थोड़ा सा और लिनियर कंप्लीट कराना है। देखो होता क्या है, जब मैं पढ़ाता हूँ बेसिक, आपको मतलब बेसिक जेई एडवांस का ही पढ़ाता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो बेसिक जेई एडवांस, जेई मैंने नीट के लिए सबके लिए कॉमन है। क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी, सोचने की थॉट प्रोसेस और लेंदी, ये सब कुछ चीज बढ़ता है एडवांस में, मेंस में एक हद तक होता है, नीट में इजी होता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा बना दूं और डिफिकल्ट बना दूं, तो कैसे कर देंगे पता है कि यही ले लेंगे, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये कर दिया और कुछ एंगल में कर दिया, लेट्स से एंगल में यहाँ पे, आप समझ रहे हो मैं क्या किया? अब यहाँ पे एक 60 डिग्री एंगल पे ऐसे कर दिया। अब बोला है कि भाई अब ये दो कैविटी कर दिया, तुम अब बोलो कि इसका क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो गया। आप समझ रहे हो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल? तो ना क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताता हूं, सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको हेल्प नहीं करेगा। मतलब ऐसा मत समझो कि आपने ना 500 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मतलब आप मतलब बन गए लेवल। आप कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, फैक्ट, और ये एक्चुअल में है। मतलब कुछ ऐसे लोग थे ना जिन्होंने सिर्फ एचसी वर्मा, फिजिक्स का सिर्फ एचसी वर्मा सॉल्व करके भी टॉप 500 में रैंक निकाला है। क्या बोला मैंने? सिर्फ एचसी वर्मा सॉल्व करके और थोड़ा बहुत हीरोडो सॉल्व करके टॉप 500 में रैंक निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको एचसी वर्मा सॉल्व, डीसी पांडे करूंगा, सिंगेज करूंगा, हीरोडो करूंगा, फिर और 5 बुक करूंगा, इसका मटेरियल उसका मटेरियल। देखो क्या होता है पता है, आप क्वेश्चन को उठाओगे और आप खुद क्वेश्चन को बनाओगे,
कभी आपने देखा है कि मैं बुक लेके मैं क्वेश्चन वो कर रहा हूँ, क्वेश्चन अपने खुद बनाता हूँ ना मैं, कोई भी टाइप के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन खुद से बनाना जिस दिन आपको आ जाएगा, मतलब क्या है, आपने HCR का क्वेश्चन लिया, एक थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को आपने क्या सोचा, थोड़ा सा ट्विक कर दिया उधर ही, अरे ऐसा होता तो क्या होता, क्वेश्चन खुद बनाओ ना यार, फिर डिस्कस करो कि ऐसा होता तो क्या होता, एक दूसरे को पूछो कि अरे चलो ये क्वेश्चन का मेरे को आंसर दे। चलो, क्वेश्चन मतलब खुद से बनाना। एक क्वेश्चन से आपने 5 अच्छे और क्वेश्चन बनाए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस भी आपको धीरे धीरे डेवलप करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार मतलब जो जितने क्वेश्चन है इतने क्वेश्चन कर लिए मैं खुश हो गया, नहीं, धीरे धीरे डेवलप करो, ठीक है। अब डीसी पांडे का लेवल 2 सब्जेक्टिव आप चालू करोगे तो आपको समझ में आएगा डेप्थनेस क्या है, कितना डेप्थ होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो डीसी पांडे के लेवल 2 के क्वेश्चन कभी कभी तो आपके 15 मिनट 20 मिनट में होंगे, कभी कभी आपके आधा 1 घंटे में भी क्वेश्चन नहीं होंगे। बाद में आपको अचानक से कभी कभी आप उठाओगे, थोड़ा सोल्यूशन देख लोगे, स्ट्राइक हो जाएगा, अरे इतना इजी था। तो ये सब चीजें जो है ना अभी आप करो, ऐसा मतलब आप रैंडमली अभी क्वेश्चन करना चालू कर सकते हो, ठीक है, रैंडमली। मतलब डीसी पांडे ले लिया, मॉड्यूल अपने पास है, और ये जो है अंदर से रैंडमली 2-2 3-3 क्वेश्चन उठाओ और करो, ठीक है। सिद्धार्थ, सीईटी के लिए जो बुक यूज होता है जनरली टारगेट पब्लिकेशन के बुक यूज किए जाते हैं, मार्वल के किए जाते हैं सीईटी के लिए, ठीक है। लेकिन सीईटी जो 12th में आने वाले ना, तब आप ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअली अपना सब खत्म हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। तो जैसे ही फिजिक्स खत्म हो जाएगा ना, अगले साल आप लोग मार्वल एंड वो सब लेंगे ना, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको लगेगा क्या मतलब हिंदी चीज है, ठीक है। अब बहुत फास्ट उसमें कुछ सोचना है नहीं, एक लाइन के आंसर्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो मैं मतलब प्रीफर करता हूँ कि अगले साल करो, अभी थोड़ा टाइम है ना आपके पास, तो डीसी पांडे लेवल 1 एंड लेवल 2 सब्जेक्टिव के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देता हूं। अब गाइस, अब मैंने सेंटर ऑफ मास आपको बता दिया, नेगेटिव मास कंसेप्ट भी आपको बता दिया। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था आपको, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, याद है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता क्या है, ठीक है गाइस, ध्यान से मतलब इस चीज को सुनो। 2 टाइप के फोर्सेस के भी डेफिनेशन 2 टाइप के होते हैं। एक एवरेज फोर्स होता है विच इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एंड एक इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। क्या होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स? dp by dt हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ ओके, कॉल आ गया, वापस से बात चला जाएगा, घर वाले ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, तो ये 2 चीजें होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको पता है इसी चीज को हम लोग वेरिएबल मास में भी अपन देखेंगे, वेरिएबल मास में भी कुछ चीज सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, तो इसी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए तो ये ऐसे होता है ना, dmv by dt, बराबर ना। अब मुझे सपोज मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, देखो मैं वेरिएबल मास की बात नहीं कर रहा हूं, वेरिएबल मास का चीजें भी आने वाली है। इफ द वेरिएबल मास, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा गाइस? यूवी रूल लगेगा ना, यूवी रूल। हाँ, तो अभी तो मास कांस्टेंट दिखा है मैंने, तो मास कांस्टेंट कराऊंगा तो मास बाहर निकल आएगा, तो m क्या आ जाएगा, dv बाय क्या आ जाएगा, dt, और वो चीज क्या हो जाएगी, मास इनटू क्या, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली यही तो चीज था ना बेसिकली। अब मैंने एकदम सिंपल सी बात बताऊं, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ द नेट फोर्स, अब मैं ऐसा बोलता हूँ इफ द नेट फोर्स दिस इज 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। तो इफ दिस इज 0 दिस इज 0, मतलब मैं एक चीज लिखता था, एफ नेट इज इक्वल टू डी मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसा लिखते हैं ना अपन। याद करो अपन ने प्रूव भी किया था कि एफ नेट इज नथिंग बट व्हाट, एफ सेंटर ऑफ मास ही प्रूव किया था अपन ने। जब सपोज ये चीज 0 हो जाएगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, 0। और अपन फिर इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है इसमें, कांस्टेंट। अब मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ क्या बोलते हैं, मोमेंटम। इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। तो ध्यान में रखना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग कब कर सकते हैं, इफ द नेट फोर्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इफ द नेट फोर्स इज 0 ऑन द सिस्टम। Now system can be of 2 particle, 3 particle, 4 particle, 5 particle और एक सिंगल पार्टिकल, ठीक है। अब if the net force on the system is 0, we can conserve momentum of the system, ठीक है। अब
ये मोमेंटम ऑफ द सिस्टम संभालने मैंने करने के लिए फटाफट मैं लिखता हूँ। यहाँ पे आर सेंटर ऑफ मास को अपन ने लिखा था m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 करके चल रहा था। डिवाइड बाय अपन ने क्या किया था, m1 प्लस m2 प्लस m3 करके करा था, राइट। फिर इसको डिफरेंशिएट किया था। डिफरेंशिएट करने के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आया था, क्या आया था, m1 v1 प्लस m2 v2। पता है ना अपनों, इसका भी कुछ चीजें अपन ने सॉल्व की थी कि हर एक पार्टिकल इधर उधर जा रहा है, उसके वेलोसिटी दी है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कैसे निकालना है, इस फॉर्मूला से निकालना है। फिर ये पूरा का पूरा मास अपन ने कंबाइन किया था, ये पूरा का पूरा मास m हो गया। इसको इधर लेके आओ तो ये चीज क्या बन जाएगी, m वेलोसिटी ऑफ क्या, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। ये सब चीज होती थी। अब व्हाट इज वेलोसिटी, ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ क्या, सेंटर ऑफ सेंटर मास। ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनता है, p1 प्लस p2, मतलब मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नथिंग बट मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके बाद मैंने इस चीज को और डिफरेंशिएट किया, इसको मैंने और डिफरेंशिएट किया था, तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिलता था, विच इज इक्वल टू m1 प्लस m2a2 प्लस, अरे यार वापस आ गया यार, एक मिनट। गाइस आवाज छोटा हो गया, उतना ही अच्छा है आवाज। m3a3, अब व्हाट इज एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय क्या, m1 plus m2 plus m3। m1 plus m2 plus m3। अब इसको इधर लेके गए तो इसको इधर सर लेके आपका गए तो आवाज मास प्रॉपर क्या नहीं आ रहा है, वॉइस स्लो आ रहा है। अभी प्रॉपर आ रहा है, मैंने यस सर। उसमें Yes, डाल sir. दिया, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर देंगे अपन क्या, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डिवाइड बराबर। नाउ व्हाट इज m1 m, ये चीज क्या होती है, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, फोर्स ऑन व्हाट, Force फोर्स Center ऑन of center सेंटर of mass. mass. और ये चीज हो जाती है f1 प्लस f2 प्लस f3 जो अपन करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फोर्स बोलते हैं ना अपन। तो नेट Yes, फोर्स sir. इज नथिंग बट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। तो इससे मुझे कुछ चीजें पता चली, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा इफ द नेट फोर्स इज 0, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट मोमेंटम। तो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट मतलब क्या, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल। अब इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम इज सेम, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 चलता रहेगा। इनिशियल इक्वल टू वही चीज क्या हो जाएगी, फाइनल, मतलब इनिशियल मोमेंटम, मतलब सब सारे मोमेंटम्स को ऐड करेंगे, इनिशियल करेंगे, सारे मोमेंटम को ऐड करेंगे फाइनल। मतलब मैं तो ऐसा लिखता था p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस इनिशियल करेंगे इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 वगैरह सब कुछ फाइनल, बराबर ना। तो यही तो होता था गाइस। अब सिंपल सी बात है, ये होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने अलग अलग बेसिक क्वेश्चन सबसे करवाए थे। अब बेसिक क्वेश्चंस में क्या क्या था, अब मैंने एकदम एक बेसिक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने दो टाइप के क्वेश्चन सबको करवाए थे मैंने आपको। एक क्वेश्चन में एक प्लैंक होता है, उस प्लैंक के ऊपर आदमी होता है, आदमी का मास m है, प्लैंक का मास 2m सॉरी कैपिटल M है। फिर मैंने बोला कि ये आदमी सपोज वेलोसिटी v से आगे जाना चालू कर दिया, तो बोला है कि इसकी रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये मेरे को निकालना है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है कितने से पीछे जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आदमी आगे जाता है फ्रिक्शन के वजह से, प्लैंक भी पीछे आता है किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इसके अंदर एक्शन रिएक्शन फ्रिक्शन का फोर्स है, ध्यान में रखना। कभी सपोज गलती से यहाँ पे ग्राउंड के अंदर और प्लैंक के अंदर फ्रिक्शन दे दिया, ध्यान में रखना, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 होता है, फ्रिक्शन दे दिया तो अपन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते क्योंकि फ्रिक्शन आ जाएगा और ग्राउंड को फिर अपने को उसमें लेना पड़ेगा सिस्टम में। तो अभी के लिए अपन ने m प्लस n का सिस्टम बनाया। देखो यहाँ पे m प्लस m का मैंने सिस्टम बनाया, तो क्या चीज होगी, क्या चीज 0 हो रही है, नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो रही है, नेट फोर्स की वैल्यू 0. 0 हो रही है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है।
इसका मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम मतलब ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या? फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मतलब सबका मास। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई? इनिशियल मोमेंटम दोनों इनिशियली रुके हुए थे भाई, दोनों इनिशियली क्या हुए थे? रुके हुए थे। तो इन दोनों इनिशियली रुके हुए थे, तो इसका मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ पे? mv। इसका हो जाएगा, अभी सिंपल सी बात है, एक वन डायमेंशन मोशन है, आई कैप होगा तो माइनस आई कैप होगा, तो mv तो अपन मैं आई कैप लिखता नहीं हूँ, तो यहाँ पे लिख दो, तो मेरी रिकॉइल वेलोसिटी आ जाएगी कितना? mv डिवाइड बाय m। ये क्वेश्चन था, याद है कि नहीं है? ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये एग्जांपल 1 सपोज मैंने ऐसा दिया था, तो मैंने एग्जांपल 2 में आपको क्या बताया था? मैंने एग्जांपल 2 में आपको बताया था वही अपना पिस्तौल वाली चीजें बताई थी। यहाँ सपोज बुलेट निकलता है, तो इसका मास m है, यहाँ से एक बुलेट निकला जो इसका स्मॉल m होगा, वेलोसिटी v से निकला, तो ये वेलोसिटी vr से पीछे जाएगा। अब इसके ऊपर एक एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक फोर्स इधर आएगा तो दूसरा फोर्स इधर आएगा, एक्शन रिएक्शन में दोनों फोर्स को कैंसिल कर देंगे, तो अपन मोमेंटम को क्या कर देंगे? कंजर्व। मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था क्योंकि बुलेट एंड पिस्तौल हाथ में थी, कर दिया, तो यहाँ पे ये निकला, तो इसका मोमेंटम, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन। अब मोमेंटम का इसका इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कितना है? बुलेट का mv और इसका माइनस m इंटू वी आर, तो इससे भी वी आर निकल गया, सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया। ठीक है। फिर एग्जांपल 3 मैंने सपोज ऐसा कुछ दिया कि एक सपोज एक बॉम्ब है, ठीक है, वो बॉम्ब के एग्जैक्ट 2 पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट होता है m1, दूसरा पार्ट होता है m2। तो ये पार्ट सपोज पहले बॉम्ब था, ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट होने के बाद जैसे ये पार्ट v1 से गया, ये पार्ट v2 से गया, तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम शुड बी अगेन इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम गाइस? व्हाट इज फाइनल मोमेंटम? m1 v1 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस m2 v2, तो m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 v2। कोई दिक्कत है नो सर। गाइस? ये सब कुछ समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद Yes, sir. बॉल अपने को पार्ट्स को अपन ने बढ़ा दिया, तो पार्ट्स को सपोज बढ़ा दिया, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, बताओ मुझे फटाफट क्या करेंगे? एक बॉल है जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक मास m में डिवाइड हुआ है, एक मास 2m में डिवाइड हुआ है, और बचा हुआ जो था वो 3m में डिवाइड हुआ है। इसका टोटल मास कितना था? ब्लॉक का टोटल मास कितना है बॉल का? 6m। प्लस 2m, हाँ 6m। तो जो इसको ये जो डिवाइड हो गया, इसकी वेलोसिटी 2v थी, इसकी वेलोसिटी भी 2v थी, ठीक है। तो बोला है कि 3m की वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब उसका स्पीड कितना होगा? फाइंड द स्पीड ऑफ दिस 3m। तो 3m कुछ जाएगा ऐसे, तो इसका स्पीड कितना होगा? v1 कितना होगा, और कौन से एंगल में जाएगा? बताओ जरा, करो और बताओ जरा। फिर इसके बाद 2-3 क्वेश्चन में थोड़े से अच्छे लेवल के आपको इसमें ही दिखाता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। सर हो गया।
बताओ गाइस। सर चैट पे लिखे क्या? हाँ चैट पे लिखो जरा। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या था। इनिशियल मोमेंटम 0 है। देखो इसको, इस चीज को पहले इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके थे, मैंने आपको मेथड 1 मेथड 2 बताए थे, बराबर। ठीक है, मेथड 1 मेथड 2। गाइस मैं कॉलेज के बारे में बताऊंगा 15 मिनट के बाद। मैंने बोला ना 1 घंटा पहले प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे अपन, 1-1.25 घंटा, और उसके बाद 15-20 मिनट आगे का आधा घंटा अपन थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बात करेंगे। अभी देखो यहाँ पे पहले, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 मोमेंटम थे। देखो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियल मोमेंटम 0 है, सेंटर ऑफ मास का फाइनल मोमेंटम क्या होगा। अब इसको अपन लिखेंगे m इंटू 2v। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखता हूँ देखो, m इंटू 2v आई कैप। ठीक है, ये आई कैप वाला मेथड है। इसका मोमेंटम क्या होगा, प्लस 2m इंटू 2v इंटू क्या, जे कैप। और इसका मोमेंटम मुझे निकालना है, तो इसका मोमेंटम मुझे पार्टिकल 3 का मोमेंटम मुझे निकालना है। तो पार्टिकल 3 का मोमेंटम क्या हो गया, 2mv आई कैप प्लस 4mv क्या, जे कैप माइनस, बराबर। कोई दिक्कत है। अब पार्टिकल मोमेंटम 3 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हुआ, मैग्नीट्यूड कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ कितना, √20 mv। हाँ √20 क्या mv, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। देखो ना, अब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। अब जो मैग्नीट्यूड, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली अपन क्या लिख सकते हैं, 3m इंटू v1 ना। तो बस यहां से v1 की वैल्यू कितनी आएगी, √20v बाई क्या, 3। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, समझ में आया क्या मैंने क्या किया। ये था मेरा मेथड 1, लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड था। शॉर्टकट मेथड क्या, वेक्टर मेथड। जिनका वेक्टर मैंने बोला अच्छा है वो डायरेक्टली कर देंगे। यहाँ पे मोमेंटम ऐसे लिखो, इसका मोमेंटम था 2mv, इसका मोमेंटम था कितना, 2m इंटू 2v मतलब कितना, 4mv। और ये जो पार्टिकल 3 था उसका मोमेंटम मुझे निकालना था, उसका मोमेंटम क्या होगा, ये दोनों में अंदर 90 डिग्री होगा। इसका मोमेंटम है 3mv1। क्या करेंगे, ये इसका मोमेंटम एग्जैक्टली ये दोनों का जो एडिशन होगा, ठीक है, ये दोनों का जब मैं वेक्टर एडिशन करूंगा, इसका और इसका जब वेक्टर एडिशन करूंगा, तो आंसर कितना आएगा, √20 mv, बराबर ना। तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो √20 mv शुड बी इक्वल टू क्या, 3mv1। तो ही तो टोटल मोमेंटम, तीन वेक्टर का एडिशन कितना हो जाएगा, एडिशन कितना हो जाएगा, तीन वेक्टर का एडिशन 0 हो जाएगा। या ये मैंने करवाया था। शॉर्टकट मेथड समझने के लिए आपका मैथ्स और हर एक चीज सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने वैसे भी करवाया था आपको। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे मोमेंटम कंजर्वेशन के, राइट। फिर उसके बाद थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चंस अपन ने करवाए थे। एक मिनट गाइस, अब थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए थे, आपको याद होगा। मेरे को इसका रीजन चाहिए, मेरे को, मैं जो क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूं ना गाइस, उस क्वेश्चन का मुझे रीजन चाहिए, रीजन, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका मेरे को रीजन चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने ऐसा, एच शर्मा का एकदम लास्ट वाला ऐसा क्वेश्चन है, बराबर, जिसमें मतलब 29, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 में ये कैपिटल M है, ये मास M है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, इधर भी फ्रिक्शन इधर फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू 0 है, ठीक है। इसको मैंने को वेलोसिटी v0 से थ्रो किया, तो क्या होगा, वेलोसिटी v0 से थ्रो करने के बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, और एक सरफेस पे रखा है, अमर। हाँ सर। हाँ, इसमें क्या होगा बता मुझे जरा, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है।
सर 1 मिनट, मेरा लैपटॉप शट डाउन होने वाला है, मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। हाँ So और I'll कोई, have to leave, हाँ I'll have to leave the meeting for 2 minutes. There's a technical error in my laptop. I'll join in like some time. ओके ओके। तो और कोई बता सकते हैं आप में से? हैंड रेज कर लो भाई। एक मिनट, मैं तेरे को उनको बोलता हूँ, जिनको बोलूंगा उनको ही करना है। हेत मोदी। Sir, हम्म yeah, so once the block reaches the curve, then the block will start moving. The bigger block, it will start moving on the left because of the normal force which the smaller block will exert on the bigger block. हम्म And they ठीक will है। move with the same velocity, and then we'll apply the momentum conservation. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जब ये इधर आएगा, एग्जैक्टली इधर आएगा, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कुछ टाइम के बाद देखो ये जो चीज है पूरी की पूरी आगे मूव करेगी। द होल सिस्टम विल मूव समथिंग लाइक दिस। और ये जो ब्लॉक आ जाएगा, ब्लॉक इधर आ जाएगा, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास सपोज स्मॉल एम है। तो बोला है कि जब इधर आएगा तो ये पूरे बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, ये v पूछिए, ठीक है। तो मुझे बता इस पार्ट के ऊपर, मतलब आप समझ जाओ कि ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करो, आपको थोड़ा सा इमेजिन तो करना पड़ेगा। ऐसा आगे 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 जा रहा है, तो इस पार्ट में मुझे बता स्मॉल एम का वेलोसिटी कितना होगा? तो इसका वेलोसिटी इस तरफ कितना होगा? v। और ऊपर कुछ वेलोसिटी होगा, उसको अपन क्या लिखेंगे? v1, वो ऊपर वाला वेलोसिटी, या फिर इसको vx एंड vy लिखते हैं। ये वेलोसिटी होगा vx, ये होगा वेलोसिटी vy स्मॉल एम का। लेकिन मुझे बताओ vx की वैल्यू किसके बराबर होगी? इस v के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि दोनों ब्लॉक, नहीं तो ऐसा Yes, होता है sir. कि यार ऐसा जा रहे हैं अपना, ये ब्लॉक अपना घूम के हवे में जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसा नहीं होता। तो दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब होता क्या पता है, जब ये ब्लॉक जा रहा था ना, देखो ये जब ब्लॉक ने इधर चढ़ रहा था ऐसे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स और इसके ऊपर का नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स ऐसे, नॉर्मल फोर्स ऐसे। तो मुझे बताओ अलोंग हॉरिजॉन्टल में कोई नेट फोर्स है क्या? कोई नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस में कोई है कि नहीं है? कितना है? 0. 0। यहाँ पे एक ही फोर्स है जो ग्रेविटी है, mg, स्मॉल mg नीचे है, तो अलोंग y एक्सिस ग्रेविटी फोर्स है, लेकिन अलोंग x एक्सिस में m प्लस n सिस्टम, मैंने अलोंग x एक्सिस में नेट फोर्स कंसीडर करूं तो कितना होगा यहाँ पे? 0। तो ध्यान में 0. रखना, इस सिस्टम के लिए अलोंग x एक्सिस ही सिर्फ मोमेंटम क्या होगा? सिर्फ अलोंग x एक्सिस ही मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो ध्यान में रखना, ये 0. क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों बना? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कहां पे लगाएंगे? अलोंग कौन सा एक्सिस? X-axis. एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना था? m क्या था? m v नॉट। फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कितना था बड़े वाले ब्लॉक का? m इंटू क्या? vx। छोटे वाले ब्लॉक का कितना है? m इंटू vx। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और तब vx की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? mv0 डिवाइड बाय क्या किया अपन ने? m प्लस m। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, सॉरी क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्वेश्चन इजी हो गया, लेकिन क्वेश्चन ये अच्छे लेवल का दिया था उन्होंने, क्योंकि सबसे देखो एच शर्मा का आपको पता ही है ना, जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन माना गया था, लेकिन क्यों माना गया था आपको समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो उसके बाद आज अपन जब कोलिजन करेंगे, मैं अगले लेक्चर में जब कोलिजन वगैरह पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीक वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें अपन बहुत अच्छे अच्छे सम्स करेंगे उसके कोलिजन के, ठीक है। और अब तक का जो भी हुआ है, आपका प्रिपरेशन हुआ क्या? कल आपका टेस्ट है, आपको पता है ना, मैंने एक्चुअली संडे को टेस्ट था, वो संडे को नहीं रखा, ट्यूसडे को रखा। मैंने आपको 2 दिन का एक छोटा सा एक वो दे दिया। अमर, ओके, उसने हैंड रेज किया हुआ है। और एक मिनट, और किसको हैंड रेज करना है? हैंड रेज कर लो भाई, क्योंकि आपको, हाँ बोलो। सर एक बार वो नेगेटिव मास वाला स्क्रीन दिखाओ ना। ओके, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाया था थोड़ा बहुत अभी याद आ रहा है क्या मैंने जो पढ़ाया था? यस सर। अब थोड़ा सा Yes, अच्छे से sir. करो, क्योंकि Yes, इस वीकेंड में संडे को आपकी कौन सी टेस्ट है?
इसकी, और फ्राइडे को भी होगी, फ्राइडे को डेट भी इसी के ऊपर होगी, ठीक है। मैं एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको नहीं हुआ था, कोई बोल रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने हैं, ठीक है। निगेटिव मास का कंसेप्ट ये वाला ले लो जरा, ये वाला ले लो, ठीक है। जिसको चाहिए था ले लिया उसने। यस सर, थैंक यू। आपको आइडिया है क्या कि रिवीजन कैसे होता है, समझ में है? यस तो सर। जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसी को मैं फास्ट ट्रैक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। फास्ट ट्रैक में पढ़ाता हूँ तो क्या होता है, बेसिकली हर एक चीज ना आपको फटाफट क्लिक होती है, और फिर क्या करना है ना, इसके नोट्स बनाने हैं। मतलब ये तो ठीक है, अभी ये ऐसे ही पढ़ा एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन जरा अगले साल जब मेरा रिवीजन लेक्चर्स होगा, पूरा मैकेनिक्स, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, पूरा वेव्स, हर एक चीज जो अपन ने पढ़ी है सब कुछ रिवाइज कराऊंगा मैं। तो ना रिवीजन का एक आपका खुद का एक अलग से नोटबुक बनेगा, जो नोटबुक ना आपको, वो कब नोटबुक का काम होगा, वो नोटबुक मतलब कैसा है, जिस तरीके से मेरा फ्लो चल रहा है रिवीजन का, बस वो फटाफट लिख के रखना है। और जब आपको रिवीजन करना है, मतलब जैसे कि आपकी जेई एक्चुअल एग्जाम है, आपकी एक्चुअल नीट एग्जाम है, तो उसके पहले वो बुक लेके बैठने का बस, और थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर देने का। मतलब आपका एक पूरा 3 घंटे में पूरा का पूरा फिजिक्स 11-12 का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। ओके चलो, अब बेसिकली हाँ, एक छोटा सा और पार्ट बचा हुआ था, क्योंकि मैं इंपल्स एंड कोलिजन साथ में ही करवाऊंगा, ठीक है। इंपल्स एंड कोलिजन साथ में करवाऊंगा, थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बात करूंगा। मैं बोला आज का लेक्चर एकदम भी पूरा लंबा नहीं रखूंगा मैं, नहीं ब्रेक भी आज नहीं होगा, देयर इज नो ब्रेक, सिर्फ बताऊंगा कॉलेज के बारे में अपन बात करेंगे और लेक्चर को खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन कॉलेज मेरे को जानना है कि आपको क्या पता है कॉलेज के बारे में। आप में से कोई ऐसे लोग हैं कि जिनको सब कुछ पता है, नहीं पता है, ठीक है। मिर्चा वो इंटरेस्ट का पार्ट में अलग से रखूंगा ना, मैंने बोला कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो इंटरेस्ट का पार्ट में अलग से रखूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक और क्वेश्चन बाकी था जिसमें मैंने आपको बोला था ना, मतलब ये एक प्लैंक होता है, ठीक है। एक प्लैंक का मास सपोज मैंने कैपिटल एम लिया, आदमी जो है उस आदमी का मास सपोज मैंने लिया m/4, ठीक है, और बोला है कि इसकी लेंथ है l। अब ऐसा बोला है कि आदमी आगे गया और प्लैंक के एंड में पहुंचा, तो बोला है कि प्लैंक कितना पीछे जाएगा। ये क्वेश्चन थे, पता है, मतलब याद तो होंगे आपके। Yes, sir. प्लैंक जो प्लैंक है, कुछ ना कुछ पीछे जाएगा। लेट्स से प्लैंक गया कितना पीछे, जो प्लैंक X. गया वो डिस्टेंस X. x पीछे, हाँ। अब नीचे सपोज x डिस्टेंस पीछे गया, तो ये जो आदमी है, ये आदमी कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, L L minus X. minus X. हाँ, तो L-X आगे जाएगा। अब एकदम सिंपल सा बात मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या होता है, कैसे करना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, इफ नो नेट फोर्स, देखो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, 0. और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो पहले 0 ही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, 0. अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे बनता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता किससे, m1s1 प्लस m2s2, अब समझ रहे हो ये चीज, डिवाइड बाय क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये चीज मैंने 0 कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये सब 0 ही आने वाला है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, m1s1 प्लस m2s2 प्लस m3s3, ऐसा करते जाओ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे 2 ही मासेस है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि ये मेरा डिस्प्लेसमेंट, इसका मास है m/4, ठीक है, इसका मास है m, तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा s1 वेक्टर है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट s2 वेक्टर है, लेकिन ये i कैप माइनस i कैप नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे m/4 इंटू क्या, l-x इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे क्या होगा माइनस m इंटू क्या x, क्योंकि ध्यान में रखना है i कैप माइनस i कैप, तो ये हो गया m1s1 प्लस m2s2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार, m1s1 प्लस m2s2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जिससे x की वैल्यू आ जाएगी आपको। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है यहाँ पे। Yes sir. तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का पूरा एक छोटा सा
झलक था, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन नंबर 29 तक आपको पूरे के पूरे करने थे। ठीक है शिवराज, मेरा वीडियो लैग नहीं हो रहा, शायद से तेरा नेट का प्रॉब्लम है। मेरा वीडियो लैग हो रहा है क्या गाइस? नो सर। ना हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। ओके यहाँ एक मिनट, ये अपना वो वाला आ गया वापस, कीप करते हैं। अब थोड़ा सा मैं फंडा देता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक क्विक रिवीजन था जो मैंने किया था। अब हम लोग इम्पल्स और कोलिजन मेरे को साथ में पढ़ाना है, तो अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि इम्पल्स में एक 15 मिनट में इम्पल्स को रिवीजन करा दूंगा, और कोलिजन का पार्ट पूरा का पूरा अगले लेक्चर में अपना कोलिजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब वेरिएबल मास एंड स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग अभी तक देखो ना, स्प्रिंग आपका एसएचएम तक स्प्रिंग चलने वाला है, तो और फिर जब एसएचएम का स्प्रिंग हो जाएगा तब पूरा का पूरा स्प्रिंग पे आपका कब जाएगा, मतलब हर एक टाइप का स्प्रिंग के इक्विवेलेंट कांस्टेंट वगैरह सब कुछ होता है। तो ऐसा मत समझो कि कुछ चीजें मैंने छोड़ी है, आपको मॉड्यूल्स में कुछ चीजें दिखेगी जो आप बोलोगे अरे सर ने तो पढ़ाया नहीं, ये सब कवर होने वाला है। जब मेरा पूरा मैकेनिक्स कवर होगा ना, तो आपका हर एक पार्ट कवर हो जाएगा, हर एक पार्ट। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ छोड़ूंगा मैं सिर्फ आगे पीछे करता हूँ चीजों को। ठीक है, जिसकी चेन के सम, बिल्कुल जिसकी चेन के सम्स होंगे, तो चेन के सम्स अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद अपन करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो गाइस, हाँ कोई मुझे बता सकता है पहले कि मैं कॉलेजेस को ना डिवाइड करता हूं। ठीक है, कॉलेज को डिवाइड करता हूं A+ कॉलेजेस, A लेवल कॉलेजेस, B+ B लेवल। ठीक है, B+ B लेवल एंड C लेवल कॉलेजेस। कोई बता सकता है कि A+ लेवल कॉलेजेस, मेरे को पहले 15 कॉलेजेस का नाम बताओ कि जो A+ है, और A+ का मतलब होता है कि इनका IIT मद्रास। 7 IIT। ठीक है, यहाँ पे सुनो, A+ लेवल का कॉलेज का मतलब एकदम सिंपल सा होता है। मैं पहले आपको एकदम सिंपल बोलता हूँ। A+ लेवल कॉलेज वो कॉलेजेस होती है कि जिनकी प्लेसमेंट अल्टीमेट होती है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे जेई की बात कर रहा हूँ गाइस। नीट जो होता है ना, नीट जो एग्जाम है, नीट के वजह से दो ही चीजें यार, एक तो आइदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको मिलेगा, एम्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ना प्राइवेट। तो अभी वो बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो नीट वाले लोग तुम भी सुन लो, आर्किटेक्चर वाले लोग तुम भी सुन लो। अपन अगले लेक्चर में थोड़ा 10-10, 5-5 मिनट में फिर नीट और उसके बारे में बात करूंगा बाद में, अभी सिर्फ उसके बारे में। अब मुझे एक बात बताओ गाइस, कौन सा कॉलेजेस का जिनका प्लेसमेंट सबसे बाप होता है? प्लेसमेंट बाप होना मतलब क्या? जैसे कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में कौन से कंप्यूटर साइंस, IIT कंप्यूटर बॉम्बे। नहीं, वो पता है। कंप्यूटर साइंस में कौन से कंपनीज आती है आपको पता है? जो बेस्ट कंपनीज कौन सी है? गूगल, ओरेकल। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, Amazon, टेस्ला। ठीक है देखो, जैसे कंप्यूटर साइंस की अपन ने कंपनी देखी, कंप्यूटर साइंस के अपन ने L&T नहीं, वेदिका, L&T, इन्फोसिस वगैरह मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मीथ क्या है, फैक्ट क्या है, किस तरीके से होता है। देखो कंप्यूटर साइंस की सबसे बाप बेस्ट कंपनीज होती है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अभी तो इसके अंदर ही आ गया। ठीक है, फिर ये जो सारी कंपनीज होती है ना, ये सारी A लेवल कंपनीज होती है, A+ लेवल, मतलब अल्टीमेट कंपनीज बोल सकते हैं अपन कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, अब मतलब उसमें चलो उसे कुछ हद तक, मतलब क्योंकि एप्पल को मैं दोनों जगह पे मानता हूँ, इधर और मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मानता हूँ और कंप्यूटर साइंस में भी मानता हूँ। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज होगी, अब इवन अमेजॉन मास रिक्रूटर है। ठीक है, इसके बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बाप कंपनीज कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बाप कंपनी कौन सी होगी? जैसे हाँ, जैसे या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैं था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट था, इन्फोसिस का बोला, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, कॉलकॉम है, इंटेल है। ठीक है, इवन मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया था वहां पे, AMD। तो ठीक है, मतलब हाँ AMD है। ठीक है, तो जितना भी आपने ना, साइंस हो गया ना, NVIDIA। कंप्यूटर साइंस में माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर साइंस में हो गया, लेकिन ये जो चीज है, राइट, बिल्कुल एनवीडिया है, राइट। तो जितनी भी आपने कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखते हो ना, देखिए सैमसंग का भी एक डिवीजन है, सैमसंग का भी एक नॉर्मल टेक डिवीजन भी होता है, और एक सैमसंग का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डिवीजन भी होता है, वो बहुत ही हाई फाई है। ठीक है, बेल लैब्स है। तो ये सारी जो कंपनीज होती है, ये एक अलग लेवल की कंपनी, जिसको हम लोग A+ लेवल बोलते हैं। जैसे मैकेनिकल में अपन मर्सिडीज की बात कर सकते हैं, मर्सिडीज है, जैगुआर, जो भी आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो, ये मैकेनिकल वाले हो गए, पोर्शे हो गया, ठीक है, फॉक्सवैगन का पूरा वो ग्रुप हो गया।
तो टेस्ला बिल्कुल, तो अभी तो नया है मतलब। तो अब गाइस ये जो कंपनीज है ना, ये A+ लेवल की कंपनीज है। तो टेस्ला इलेक्ट्रिक में आएगा ना? हाँ, दोनों में आएगा। टेस्ला इधर इधर, कभी कंप्यूटर साइंस वालों को भी उठाता है। देखो मैंने क्या बोला, 3 ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हैंड इन हैंड चलता है, ठीक है, सब मिलके चलता है अपना। अब प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? पता है ये हो गई, ये कंपनीज नॉर्मल हो गई। आपको पता है ये A+ कॉलेजेस में, ये सिर्फ A+ कॉलेजेस में ही आती है, ये जो अभी मैं जो कुछ कंपनी बोलने वाला हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, ठीक है, बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज है। कंसल्टेंसी कंपनी मतलब आपको पता है सबसे नंबर 1 कंसल्टेंसी कंपनी कौन सी है? BCG, TCS। यस, तो सबसे अभी मैं आपको वापस बता रहा हूं कि जो लोग यहाँ पे इंफोसिस, विप्रो, TCS, LNT का नाम ले रहे हैं, ये सब कंपनी A+ के लिए नहीं है, ये कंपनी लोअर ग्रेड कंपनीज है। जब आप कॉलेज में जाओगे, आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो आप देखो A+ वाले लोग जो होते हैं ना, A+ वाले लोग के लिए इंफोसिस, TCS, विप्रो में बैठना मतलब लास्ट चॉइस होती है। लास्ट चॉइस मतलब कहीं पे मिला नहीं ना जॉब, तो भाई इसमें सही। देखो सिंपल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वर्क कल्चर बहुत अलग हो जाता है जब आप A+ से जो कंपनीज मैंने बोली उनमें आप जब जाके काम करते हो ना, आपका वर्क कल्चर अलग होता है, आपके मतलब अलग ही अपने सपने हो जाते हैं। उसमें प्रोफाइल भी अलग अलग होते हैं। सबसे जैसे कि सबसे मतलब अल्टीमेट कंपनी है, जैसे सबसे अल्टीमेट कंपनी है कंसल्टेंसी में मैकेंजी एंड को, ठीक है, मैकेंजी एंड कंपनी, मैकेंजी है, उसके बाद BCG है, फिर उसके बाद अलग अलग है, ब्लैकस्टोन है, ये अलग अलग कंपनीज है। लेकिन आपको पता है ये कंपनीज का काम है, मतलब कुछ कुछ प्रोफाइल्स मिलते हैं। स्ट्रेटेजी प्रोफाइल में आप काम करते हो, कॉन्स प्रोफाइल में आपका, जिनका एप्टीट्यूड अच्छा होता है, मैथ्स अच्छा होता है, वो कॉन्स प्रोफाइल में काम करता है। तो स्ट्रेटेजी, कॉन्स, इसमें कौन लोग काम करते हैं? इंजीनियर्स। भाई इसमें तो MBA को काम करना है ना, मतलब आपने MBA किया, आपने IIM से MBA किया, उसके बाद इन कंपनी में जाओगे। आपको पता है ये कंपनीज इन टॉप कॉलेज में डायरेक्टली इंजीनियर्स को उठा देती है, ठीक है। कुछ बैंक्स मतलब आपको कौन से बैंक्स पता है? इन्वेस्टमेंट बैंक कौन से पता है आपको? कोई है बता पाएगा? कौन से इन्वेस्टमेंट बैंक? हाँ, एक आध अच्छा नाम बोलो। ड्यूश बैंक। Barclays. स्टैंडर्ड चार्टर्ड। हाँ राइट, बार्कलेज है, BNB परिबास है, बिल्कुल, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक, ठीक है। तो ये सारे जो है इन्वेस्टमेंट बैंक है। आपको पता है इसमें भी कौन जाना चाहिए? इसके भी जो फाइनेंस वाले बैकग्राउंड में कौन जाना चाहिए? भाई अपने कॉमर्स। मतलब कॉमर्स तो खड़े नहीं रखते, ठीक है। MBA इनमें तो MBA वाले जाने चाहिए, ठीक है, MBA वाले जाने चाहिए, अच्छे प्रोफाइल में। देखो मैं क्या बोला, हर एक बैंक में लोअर वाला प्रोफाइल भी होता है। जैसे कि हर एक बैंक में प्यून भी काम करता है ना, हर एक कंपनी में प्यून भी होता है और बॉस भी बैठता है, ऊपर वाला CEO भी बैठता है। तो अलग अलग प्रोफाइल है। मैं ये सारी जो प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, हायर लेवल प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं ना, वो ऐसे सब बैंक में जाएंगे, लेकिन उनका सैलरी कितना होगा? 15,000 20,000 पर मंथ। और वही तुम सपोज इस कॉलेज से पास आउट हो तो तुम्हारा सैलरी होगा 2 लाख रुपए। तो कितना फर्क है देखो आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2-2.5 लाख रुपए का सैलरी कहाँ पे, 15-20 हजार का सैलरी कहाँ पे। तो ये जो मैंने बैंक्स बताए, इन बैंक्स में आपको जाना है और आपको कॉन्स या स्ट्रेटेजी प्रोफाइल चाहिए, तो आपको A+ एंड A लेवल, कुछ हद तक A+ एंड A लेवल, कुछ हद तक A लेवल पे भी ये कंपनी जाती है, लेकिन A+ में तो जाती ही जाती है, ठीक है। तो मैंने ये जो कंपनीज बताई ना, वो A+ एंड A लेवल पे कंबाइन होके जाती है, A+ एंड A लेवल पे कंबाइन होके। B+ में जाना इन कंपनीज का मतलब, जो मैंने कंपनीज अभी नाम लिए उन्हीं कंपनीज की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज जो कि जो B+A, B+B में भी जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स और उनका जो स्ट्रेटेजी एंड कॉन्स प्रोफाइल प्लस ये सब इन्हीं में जाता है। अब A+ लेवल के कॉलेजेस है कौन से, ठीक है। कोई मुझे एग्जैक्ट बता सकता है? मतलब मैंने शायद से एक बार बोला था, शायद से A+ लेवल के मैंने खुद ने बोला था, ठीक है। मैं किसी को पूछता हूँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, चलो अपना किसको पूछूं, चलो मैं बोलता हूँ। 1-2 लोग जो सुबह मेरा लेक्चर अभी अटेंड किया था, वो 2 लोग बैठे हैं, वो बता देंगे, लेकिन वो नहीं बताना है मुझे। नया वाला कोई है कि किसको, मतलब किसने अपनी स्टडी अच्छे से की हुई है? अमर, क्या लगता है तुझे? चलो तेरा ही नाम पहले दिखा। हाँ सर। है कुछ? कौन से टॉप कॉलेजेस है? 15 A कैटेगरी में के A+ में? A+ में जो सबसे टॉप वाले IITs है वो, फिर मे बी आई एम नॉट श्योर, बिट्स पिलानी, देन ठीक है, चलो मतलब कुछ सही बोल रहे हैं। अब कोई दूसरा, कोई कुछ और?
सर ट्रिपल आईटी हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल गुड, Sir, चलो अच्छी University बात है। of NIT colleges, sir. Trichy, The IIT Guwahati. ठीक है, NIT मैं Trichy. आपको यस आपको मैं बताता हूँ क्या है। आईआईटीज में जो 7 आईआईटीज है, ठीक है, आईआईटीज में 7 आईआईटीज है, जो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, गुवाहाटी, रुड़की, ये 7 टॉप आईआईटीज। 3 आईआईटीज का अभी जो नए आईआईटीज बने, देखो टोटल आईआईटीज 21 23 है, अभी तो और बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 3 नए आईआईटीज है, जैसे आईआईटी गांधीनगर वगैरह का कुछ चीजें इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है, तो ऐसे 10 आईआईटीज हो गए। एनआईटीज में, ठीक है, मतलब टॉप 15-20 कॉलेज में बोल सकता हूँ। एनआईटीज में 4 एनआईटीज, जो सारी की सारी एनआईटीज जो साउथ में है, साउथ में मतलब कर्नाटका में सूरतकल है, एनआईटी सूरतकल, नॉट सूरत, सूरतकल, एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कैलिकट, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि एनआईटी कैलिकट के ऊपर एनआईटी इलाहाबाद वगैरह, मैं नहीं मानता। जॉब प्लेसमेंट के हिसाब से एनआईटी कैलिकट, क्योंकि मतलब वहां पे है, राउरकेला भी बोला जाता है, लेकिन नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस है हमारा, कंपनीज में काम करते तो देखते हैं, तो भाई एनआईटी कैलिकट वाले लोग भी काफी मिलते हैं अच्छे कंपनी में, टॉप कंपनीज में, क्योंकि साउथ से है। साउथ में काफी बड़े बड़े कंपनीज के जो सीईओज और वो सब होते हैं ना, वो साउथ वाले लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है। नहीं एसआरएम नहीं, एसआरएम बाद में आता है, ए पे आता है वो। अब यहाँ पे देखो, तो आईआईटी हो गया, ये 7 आईआईटी 3 एनआईटी, उसके बाद बिट्स, तो बिट्स पिलानी माना जाता है, तो बिट्स पिलानी है। अब कुछ लोग बोलते कि अभी गोवा का थोड़ा सा लेवल अप हो गया है, जैसे बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स दुबई, तो उसमें बिट्स पिलानी जो है वो A+ कैटेगरी में आता है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटीज में भी बहुत सारे ट्रिपल आईटीज हैं, लेकिन ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए माना जाता है। मतलब कंप्यूटर साइंस ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नहीं, ट्रिपल आईटी बैंगलोर वगैरह इतना नहीं है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद अलग लेवल पे। मैंने आपको बोला ट्रिपल आईटी 17-18 ट्रिपल आईटीज है, वो छोड़ दो, ट्रिपल आईटी हैदराबाद पूरा अलग ही है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब ये जो, अब मुझे एक बात बताओ, अब सिंपल सी मुझे बात बताओ गाइस, इनके अंदर एडमिशन कहाँ से होता है? JEE एडवांस में अच्छा एडवांस रैंक से। आने से, इसके अंदर एडमिशन कहाँ पे होता है? जेई मेंस में अच्छा रैंक आने से, जेई मेन में। और इसके अंदर तो बिटसेट में होता है, बिटसेट में होता है। अब इनके टॉप कॉलेज में, जो टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन, अभी ट्रिपल आईटी फिजिक्स मतलब हैदराबाद का भी मतलब इन्हीं के थ्रू सब होता है। अब मुझे एक बात बताओ यार, एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ, कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को ना एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में जाना है, सिर्फ जेई मेन का पढ़ के जा सकते हो क्या? नहीं एडवांस का No. पढ़ना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, जब आपके टॉप 10,000 रैंक जो आते हैं ना, टॉप 10,000 जो रैंक आएंगे, वो जेई मेन, एडवांस, बिटसैप, सब जगह पे क्या होंगे? सेम। कुछ लोग का ऐसा हो जाएगा कि आईआईटी में रैंक आया 3,000 और जेई मेन में दिमाग चला नहीं, उस दिन कुछ तो हुआ था, तो रैंक आ गया लेट्स से 5,000, लेकिन जो ब्रैकेट है 10,000 का, वो क्या रहेगा? सेम। वो आगे पीछे जाता है, मतलब ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन, क्योंकि दिवाली हो चुका है, आपको भी खुशियां आपने मना ली है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, आपको सच्चाई पता होना चाहिए। देखो कुछ लोग बेवकूफ बना देंगे आपको कि भाई चलो यार जेई मेन पढ़ते हैं, जेई मेन में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जितने भी जेई मेन के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, वो एडवांस के वजह से ही आते हैं, आप समझ रहे हो। जितने सीईटी के अच्छे लेवल रिजल्ट होते हैं, वो जेई मेन के वजह से आते हैं। नहीं, लेकिन ठीक है, सीईटी का भी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सीईटी जेई मेन का इतना कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सीईटी का थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है, जो वैसे भी अपन करने वाले। अगले साल सीईटी का अलग से अपन, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग अलग से आपको बुक देंगे और अपन करवाएंगे सीईटी का, ठीक है। तो इतना आपको वो करने की जरूरत नहीं है। अब होता क्या है गाइस, आपको अच्छा ब्रांच चाहिए, तो यू शुड बी अमॉन्ग कितना रैंक, आपको अच्छा ब्रांच चाहिए, मतलब क्या, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के डेरिवेटिव्स, मतलब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होगा, ये होगा, वो नहीं, ये इतने कॉलेज में, 15 कॉलेज में। अब 15 कॉलेज में हर एक जगह पे 300 सीट मान लो, 100, तो अराउंड टॉप 3,000 आप पकड़ लो, तो आपका टॉप 3,000 में रैंक होगा, तो आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिलेगी। आप समझ रहे हो। मैं आईएससी की बात नहीं कर रहा हूं, रिसर्च की यहाँ पे बात ही नहीं चल रही है अपनी, आईएससी एंड आइजर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो केवीपीवाई के थ्रू होगा, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ ये चीज,
ठीक है। अब ये कॉलेजेस ध्यान में रखना, ये कॉलेज में इतना आपको रैंक आना चाहिए। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, जो मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे जेई एडवांस जेई में जो मैं कंसेप्ट पढ़ाता हूँ वो जेई एडवांस जेई मेन एंड नीट एंड केवीपीवाई सबके लिए वैलिड है। क्वेश्चन सॉल्विंग जेई एडवांस की थोड़ी सी अपर लेवल पे जाएगी, जो वैसे भी अपन कराने वाले हैं। क्या अपने पास है 1.5 साल, अपन मतलब हर एक चीज आपको साथ में नहीं देता हूं मैं, मेरा थोड़ा सा मेथोडोलॉजी अलग है। कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम हायर लेवल पे पढ़ा देते हैं कुछ बहुत सारे क्लासेस में, ठीक है, एकदम हाई लेवल पे पढ़ा जाते हैं, और सपोज आपने बेसिक आपका नहीं हुआ तो आप डिमोटिवेट होकर खत्म कर दोगे चीजों को, डिमोटिवेट होकर आप छोड़ दोगे चीज, आप करोगे ही नहीं, आप बोलोगे भाई जेई एडवांस मेरे को करना ही नहीं, ठीक है। लेकिन वही चीज आपने पहले बेसिक किया, आपका बेसिक स्ट्रांग हुआ है। देखो ये बेसिक का अप्रोच जो है ना वो जेई एडवांस का अप्रोच ही है, जिससे आपका जेई मेन भी भला होगा, बिटसेट में भी भला होगा, अपने हर एक एग्जाम में भला होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मतलब इवन नीट में, राइट, मतलब ये सारे एग्जाम्स में आपका भला होगा। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में जेई एडवांस की अलग से करवाऊंगा, अलग से, जो मैं बोल रहा था ना एडवांस प्लस लेक्चर, तो उसमें करवाऊंगा। अब वो टाइम आ चुका है, दिसंबर 1 वीक से अपना एडवांस प्लस लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, ये चीज टॉप 3000 का रैंक इंपॉर्टेंट। अब मुझे तो ए ग्रेड कॉलेज में क्या होना चाहिए, ए ग्रेड कॉलेज में कौन से कॉलेज आते हैं? जादवपुर यूनिवर्सिटी, बाकी आईआईटीज, बाकी एनआईटीज, बाकी बिट्स, ठीक है। फिर ट्रिपल आईटीज है बहुत सारी, ठीक है, ट्रिपल आईटीज है। अब इसके साथ साथ ना ए एंड बी प्लस इन दोनों में मिलके, मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि प्योर ए में है, जैसे कि 2-3 कॉलेज जैसे होती है, जैसे विजेटीआई है, सीओईपी है, सर जादवपुर यूनिवर्सिटी, यस जादवपुर यूनिवर्सिटी, बिल्कुल जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, सरदार अन्ना पटेल, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वीआईटी वेल्लोर, हाँ वीआईटी एचबीटीआई कानपुर, बिल्कुल एचबीटीआई कानपुर विजेटीआई की तरह ही है वो अलग अलग स्टेट में ना अलग अलग होता है, मणिपाल, अलग पीआईसीटी, होती है, ठीक है। आईसीटी जो अपना यूआईसीटी जो कॉलेज है, ठीक है। इन हाँ, तो इन कॉलेजेस को ना, ये जो कॉलेजेस है ना जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सब ये मणिपाल, बी प्लस एंड ए का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यस वीआईटी वेल्लोर, मणिपाल भी कुछ हद तक है, वो कुछ हद तक वो बी प्लस पे चला जाता है, क्योंकि मणिपाल जो है ना उसमें थोड़ा सा पैसा वालों का ज्यादा काम होता है, समझ रहे हो ना आप, मतलब मणिपाल का फीस थोड़ा ज्यादा है, पैसा वीसा है आपके पास तो मणिपाल में आप एडमिशन लेते हो, लेकिन अच्छा है, उनका प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे मणिपाल है, एनएमआईएमएस है, राइट, तो ये सब अपन में बी प्लस में लिखता हूँ, ठीक है। तो बी प्लस में तो क्या होगा मणिपाल कि का प्लेसमेंट मतलब आप ए में आएगा, बी में आएगा, बी प्लस में? हाँ, तो नहीं, तो ये ए एंड बी प्लस का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं हम लोग। देखो ए में कंफर्म आईआईटीज रिमेनिंग एनआईटीज रिमेनिंग बिट्स एंड ट्रिपल आईटीज, ये कंफर्म किसमें है, ए में है। अब कुछ क्या होता है ना, कुछ एनआईटीज जो ना बहुत, श्रीनगर एनआईटी, वो बहुत मतलब जो आसाम बिसाम वाली कुछ 4-5 एनआईटीज है, इधर उधर एनआईटीज है, वो एक्चुअली ना आपको पता है वो एक्चुअली बी प्लस लेवल के भी कम है, आप समझ रहे हो, वो बी प्लस लेवल से भी थोड़ा सा कम माना जाता है उनको, लेकिन ठीक है, मतलब बी प्लस लेवल पे माना जाता है, बी प्लस कम नहीं, मतलब बी प्लस लेवल पे माना जाता है। लेकिन देखो हर एक का प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे विजेटीआई इज मच मतलब बेटर देन फ्यू ऑफ द एनआईटीज, कुछ तो मतलब पहले के जमाने में तो कुछ आईआईटीज से भी ऊपर विजेटीआई को माना जाता था, राइट, कुछ टाइम पहले, अभी नहीं, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना कुछ, तो ये सारा चीजें ए और बी प्लस लेवल पे हम लोग मान सकते हैं, वापस यही सब कॉलेजेस आएंगे, डीजे सांघवी आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डीजे सांघवी कॉलेज है मुंबई में, अच्छा कॉलेज है, नरसी मुंजी आएगा, एनएमआईएमएस आएगा, ठीक है। फिर एनएमआईएमएस के बाद यहाँ पे हाँ सर एनएमआईएमएस मतलब मुकेश पटेल ही होता है क्या? हाँ, मुकेश पटेल, ओके सर, ठीक है। उसके बाद देखो मुकेश पटेल का वेरे कैसा होता है, वापस थोड़ा सा फीस का उसका हायर हो जाता है, तो प्लस तुम्हारी जो बाप वाली कंपनी है वो वहां पे नहीं जाती। हाँ बोलो सर, बैंगलोर के कॉलेजेस अच्छे? यस, अब बैंगलोर के कॉलेजेस जो होते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ये बहुत सारे, मतलब बैंगलोर के कुछ कॉलेजेस, जैसे मैं यहाँ पे जो लिखा है ना, अन्ना यूनिवर्सिटी, राइट, कॉलेज ऑफ गिंडी बोलते हैं उसको, कॉलेज ऑफ गिंडी अन्ना यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। कुछ लोग तो उसको ए प्लस में भी कंसिडर करते हैं, कुछ लोग उसको ए प्लस में भी कंसिडर करते हैं कॉलेज ऑफ गिंडी को, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ गिंडी ए प्लस में कंसिडर करते हैं। ए लेवल में आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। कुछ हद तक बीएमएस, ये सब कॉलेजेस जो है वो बैंगलोर वाली, वो भी ए में इंक्लूड की जाती है, ठीक है, एंड दे आर बेटर देन विजेटीआई, ठीक है।
देख विजिट और उसका नाम क्या है, और सिंपल यार, बाहर जाने वाले लोग भी साउथ वाले बहुत ज्यादा है, तो ऐसा नहीं कि अब ऐसा बोला जाता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का नाम बाहर बहुत ज्यादा है यूएस में, तो मास्टर्स के लिए आपको अच्छे से एडमिशन मिलता है। उसका भी मैं पॉइंट आपको बताऊंगा कि उसमें भी क्या सच्चाई है, ठीक है, और क्या झूठ है क्या सच है, ठीक है। अब डीएस संघवी हो गया, एनएमएमएस हो गया, वैसे ही हर एक इसमें अपने अपने कॉलेजेस हो गए। तो सीओईपी का बोला ना मैंने, सीओईपी है ना यहाँ पे, सीओईपी इज इन 8 स्टैंडर्ड, ए लेवल पे आता है सीओईपी, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ए लेवल पे और कुछ कॉलेज आते हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत था, डीसीई, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको अपन डीटीयू बोलते हैं अभी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एनएसआईटी, ठीक है, एनएसआईटी, ठीक है, तो डीसी एनएसआईटी ये भी मतलब है। तो ऐसे कुछ 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 कॉलेजेस ए में हैं, बी प्लस में ये सब कॉलेजेस है, डीजे संघवी मुंबई, वैसे ही हर एक अपने स्टेट के लोकल अच्छे कॉलेजेस, ठीक है। इसमें विवेकानंद भी कभी कभी लोग बोल देते हैं। तो गाइज ये हो गया, और फिर बाकी जो बचे हुए कॉलेजेस है बी एंड सी ग्रेड में मिला जाता है। अब सी मतलब क्या, एकदम ही कहीं ना कहीं पे एकदम गांव गांव मतलब इधर उधर कॉलेजेस रहेंगे जहां पे प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं रहेगा। सपोज आपको बी एंड सी में एडमिशन मिलता है, तो अब मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि बी एंड सी में आपका एडमिशन हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म, ऐसा होता है क्या गाइज? बीएनसी में एडमिशन मिला तो आपकी जिंदगी खत्म, ऐसा नहीं होता। होता क्या है पता है, बीएनसी में एडमिशन मिलने के बाद ना आपको वहां पे आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, आपको हमेशा प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे होने चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके। मतलब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, वही बंदा जो ए लेवल एंड बी प्लस पे गया है, मतलब आराम से मजा मार रहा है, ठीक है, आराम से मजा मार रहा है, लाइफ 3 साल उसने चिल में बिता दी, कुछ पढ़ा बीड़ा नहीं, उधर जाके आईआईटी में जाके गेम खेलना पड़ता। देखो आप लोग ना अभी गेम खेल रहे हो, जो लोग अभी गेम खेल रहे हैं ना, आईआईटी में नहीं जा पाओगे, मतलब अच्छे आईआईटी में नहीं जा पाओगे, अच्छे एनआईटी में नहीं जा पाओगे, बिट्स में नहीं जा पाओगे, और पछताओगे बाद में। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जो भी गेमिंग करनी है ना आपको, कॉलेज में जाके करो। मैं पता है, मैं खुद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं 8-9 घंटा गेम खेला है भाई, 8-9 घंटा दिन में मैंने एज ऑफ एम्पायर, सीएस, ये सब काउंटर स्ट्राइक, ये सब गेम मैंने खेले, और पूरा का पूरा मतलब पूरा विंग खेलता है, मतलब सब लैन पे कनेक्टेड रहते हैं। कॉलेज में आने के बाद, कॉलेज से जैसे आए 2-3 बजे दोपहर को बैठ गए, 3 बजे के बाद डायरेक्टली रात को खाने को उठने का, खाने का बाद वापस गेम, मतलब ये सब गेमिंग आप कब कर सकते हो? जब आप कहीं पे गए, वहां पे गए हैं। और उसके बाद भी कुछ लोग गेम खेलेंगे, कुछ लोग कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ लोग मजा मारेंगे। मजा मारने के बाद भी आपका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? बहुत अच्छी कंपनी में, क्योंकि प्लेसमेंट उनको पता है भाई, तुम दिमाग लगाने वाले हो। प्लेसमेंट जब पता है भाई मेरे को 30 लाख की जॉब लगने वाली है, पर एनएम का मेरे को पैकेज मिलने वाला है, तो तू कुछ ना कुछ करके पड़ेगा ही पड़ेगा, और कंपनी में अच्छा कुछ करेगा। और कंपनी वाले भी होते स्मार्ट होते हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस कैसे होता है वो बाद में कभी बताऊंगा आपको, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना। लेकिन वही बीएनसी में आप गए, तो बीएनसी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा, एक तो कोई ना कोई आपको रेफरेंस जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोई आपका सपोज कोई गूगल में है, जैसे आप 5-6 साल के बाद आप मेरे से भी हेल्प लोगे, ठीक है। अब कौन से टाइप की हेल्प बताओ मुझे, कोई बोल पाएगा क्या? चलो गैस मारो, कौन से टाइप की हेल्प मेरे से लोगे आप? जॉब चाहिए। हाँ, जैसे सपोज लगा दो। ये बोल रहे फाइनेंस की हेल्प नहीं। हाँ, कोई अच्छा स्टार्टअप आइडिया लेके आए तो हम लोग भी इन्वेस्ट करेंगे, टेंशन मत लो। कोई अच्छा आइडिया लेके आओ, ठीक है, तो इन्वेस्ट पक्का कंफर्म करेंगे अपन। लेकिन दूसरा है, जैसे कि आपको सपोज जॉब करना है, आपको जैसे गूगल में जॉब करना है, आपको फेसबुक में जॉब करना है, आपको कुछ और जगह पे जॉब करना है। अभी हमारे मैक्सिमम सारे जो कलीग्स है वो उस लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो आपका मैं क्या कर सकता हूँ, सीवी वहां पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, रेज्यूमे आपका वहां पे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अंदर जाने का काम आपका है, लेकिन रेज्यूमे तो फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मतलब आपको मैं एंट्री दे सकता हूँ वहां पे, मतलब उस डोर पे करने की, ठीक है। लेकिन अंदर जाने का काम आपका है। अब उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन A+ एंड ए लेवल के कॉलेज से है ना, तो आपको अपनी जरूरत ही नहीं है। A+, मैंने खास करके A+ है तो आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारी जो चीजें है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब करने के लिए भाई पढ़ना अभी है। तो आपको बहुत अच्छे कंपनीज में जाना है। आपको मैं बोल रहा हूँ यार, जो लोग टीसीएस में काम करते हैं, इन्फोसिस में काम करते हैं ना, पूछो उनको कैसी हालत खराब होती है। कुछ नहीं होता उधर, कॉपी पेस्ट का काम होता है। आप समझ रहे हो, कॉपी पेस्ट का काम करते हैं वो लोग इन्फोसिस टीसीएस में जाके।
कॉपी पेस्ट का काम मतलब क्या है? कंप्यूटर साइंस बोलेंगे भाई हम कंप्यूटर साइंस से कर क्या रहे, एक्सेल शीट भर रहे, समझ रहे हो? तो गाइज आपको मतलब उस चीज का प्रॉपर तरीके से काम करना है तो आपको एक अच्छे जगह पे जाना पड़ेगा। अच्छे जगह पे जाने के लिए आपको अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 11th-12th ये मौका है आपके पास, 1.5 साल बचा है भाई, वेस्ट मत करो, समझ रहे हो? वेस्ट बिल्कुल मत करो। जिंदगी जो है मतलब इसी के ऊपर है, अभी जो भी ये होने वाला ना आगे का कुछ चीज 1.5 साल उसी के ऊपर आपकी सेट होने वाली है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बीएनसी में जाके डूब जाओगे, नहीं डूबोगे नहीं, बस आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो भाई मेहनत तो तब करोगे ना, तो उससे अच्छा अभी कर लो, अभी मेहनत कर लो अच्छे सर से। मास्टर्स का बोलने वाले थे। हाँ मास्टर्स का भी कैसे होता है, जैसी कुछ लोग बीएनसी कैटेगरी में जाते हैं, ANA+ के लिए भी वैलिड है ऐसी चीज, ठीक है। होता क्या है गाइस, जाने के बाद ना आपके पास 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं। आप इंडिया में मास्टर्स करते हो या आप अब्रॉड में मास्टर्स करते हो। आप बाहर जाके मास्टर्स करते हो, इंडिया में करते हो। आप इंडिया में करते हो तो आपको 2 एग्जाम देनी पड़ती है, एक होती है गेट और दूसरी होती है कैट। गेट होती है किसके लिए, आपने बीटेक किया तो गेट होती है एमटेक के लिए। आप आईआईटी से एमएस या मास्टर्स या आईआईटी आईएससी से कर सकते हो गेट के थ्रू, तो ये मास्टर, और यहां से होता है एमबीए। अब गाइज यहाँ पे भी आपको आईआईटीज मिलना है और यहाँ पे भी आपको आईआईएम्स मिलना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना गेट एंड कैट के लिए, क्योंकि आप बीएनसी लेवल पे कॉलेज पे गए सपोज, और बीएनसी लेवल पे कॉलेज पे जाने के बाद क्या हुआ, आपको पता चल गया कि मेरे को ना 25,000 की जॉब लग रही है, मेरा इनकम 25,000 पर मंथ है, मुझे 25,000 नीचे मुझे 1 लाख का इनकम चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपको अपग्रेड करोगे। अब कैसे जाओगे वापस, क्या वापस बैचलर करोगे, क्या वापस आईआईटी का एग्जाम दोगे, जेई देके नहीं ना। तो आप क्या करोगे, इन टाइप के एग्जाम्स देंगे और इंडिया में ही मास्टर्स कर लोगे, एमटेक या एमबीए। अब मेरा प्रेफरेंस ऐसा है कि इंडिया से एमटेक नहीं करना है आपको। एमटेक मतलब आपको सपोज मास्टर्स करना ही है ना टेक्नोलॉजी में, तो इंडिया में इवन कोई भी आईआईटी अच्छी नहीं है, ठीक है। एमटेक एंड पीएचडी इंडिया से करना बकवास होता है, समझ रहे हो? कुछ लोग होते हैं कि जिनको पैसे का प्रॉब्लम होता है, कुछ वो होता है, तो वो कर सकते हैं, मतलब उनके पास आईआईटी का टैग नहीं है, आईआईटी का टैग लेके आना है बाद में, तो आप आईआईटी का टैग एमटेक करके लेके आ सकते हो इंडिया से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन इतना ध्यान में रखना, वो सिर्फ एक टैग के लिए जाएगा, मतलब आप उसमें ना ज्यादा एकदम ऐसा अल्टीमेट कुछ चीज सीखोगे नहीं, ठीक है। प्लस आप एमटेक करने के बाद जो आईआईटी से बीटेक करके निकला हुआ बंदा है ना, और आप एमटेक करके निकले हो आईआईटी से, कभी भी वैल्यू बीटेक को ज्यादा होती है। कभी वैल्यू जो आईआईटी का बीटेक इज मच मच हायर देन आईआईटी का एमटेक, समझ रहे हो? तो ये चीज, एक चीज दिमाग में डाल दो। इसके बाद ये होने के बाद कुछ लोग क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाके 2 एग्जाम देंगे, जीआरई देंगे और क्या देंगे, जीमैट। तो जीमैट से आप कहाँ पे जाओगे, आपको एमबीए की स्कूल्स मिलेगी और यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस, मतलब यहाँ पे आपको एमएस करने को मिलेगा जीआरई से। ध्यान में रखना, जीआरई का वैसे तो कुछ काम है ही नहीं। जीआरई में एक नॉर्मल एक स्कोर लाना पड़ता है, वो स्कोर तो आपका इंग्लिश थोड़ा सा उसको स्ट्रांग बनाना है, वर्बल में हालत खराब होती है, वर्बल आप अच्छा करोगे आपको जीआरई में स्कोर आने वाला है। लेकिन जीआरई के स्कोर से ना आपको कभी अच्छा कॉलेज मिलता नहीं। मुझे एक बात बताओ, प्रॉब्लम देखो कहाँ पे होता है, लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं यार, तुम लोग नॉर्मल जगह से बीटेक कर लो, बाहर मास्टर्स कर देने का, यूएस में बोलते हैं ना ऐसे, बाहर मास्टर कर लेने का, बाहर खुश रहेंगे अपन। जितने कॉलेजेस है ना, कि जितने कॉलेजेस, जितनी यूनिवर्सिटी इंडिया में है ना, वैसे ही टाइप की यूनिवर्सिटीज कहाँ पे, यूएस में है। क्या मुझे बताओ, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है क्या इंडिया का? हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है क्या? नहीं है ना। तो वैसे ही यूएस में भी कितने कॉलेजेस है, बहुत बहुत, आप गिन भी नहीं सकते उतनी यूनिवर्सिटीज है। कोई बोल सकते चलो आप में से कोई, चलो किसको पता है देखते हैं, टॉप 5 टेक्निकल इंस्टीट्यूट बताओ इंडिया की, सॉरी यूएस की। पहले हार्वर्ड सर, हार्वर्ड, एमआईटी, फिर उसके बाद ऑक्सफोर्ड। नहीं मतलब टेक्निकल बोला, हार्वर्ड टेक्निकल नहीं है। एमआईटी कोलंबिया भी है ना। देखो एमआईटी है, देखो मैं एकदम टॉप 5 टेक्निकल बोलता हूँ, कोलंबिया थोड़ा सा अलग हो जाता है। एमआईटी देखो मैं आपको देखो, यस एमआईटी है, उसके बाद स्टैनफोर्ड है, ठीक है, कैलटेक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द बाप कॉलेज माना जाता है कैलटेक, ठीक है। कैलिफोर्निया बर्कली, यूसीबी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, स्टैनफोर्ड, अर्बाना कैंपेन, ठीक है। ये सब अलग अलग ऐसे अराउंड ना एक 8-9 कॉलेजेस है कि जो टेक्नोलॉजी में बाप है, बाप मतलब अलग लेवल, ठीक है, अलग लेवल, ठीक है।
और प्रिंसटन भी नहीं, आप प्रिंसटन और वो सब आईवी लीग में आता है। एंड देन आईवी लीग कॉलेजेस जो यूएस के ईस्ट कोस्ट में, मतलब ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, मतलब पूरा ये है। तो आईवी लीग जो है ना वो ईस्ट कोस्ट में आता है। उसमें 9 कॉलेजेस मतलब जो आती है, जैसे इसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मुझे एडमिशन मिला था और मैं गया नहीं था क्योंकि 2016 में मैं फर्स्ट हो गया था। मैं बोला छोड़ यार ये सब करके अपन भाग जाते हैं यूएस में। जीआरई दिया, अच्छा प्रोफाइल था, तो मुझे 3 यूनिवर्सिटीज मिली। मुझे कोलंबिया में एडमिशन मिला, यहाँ पे एक और यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बहुत सारे यूनिवर्सिटी है टेक्सास में, तो टेक्सास में जो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वो भी टेक्निकल के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन करके बोलते हैं उसको। तो मुझे उसमें एडमिशन मिला था। मैंने 4-5 जगह भी गया था, मैंने इस पे किया ही नहीं था क्योंकि मेरा ग्रेड्स अच्छा नहीं था। गाइस एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैलटेक, यूसीबी आपको कब मिलेगा पता है? पहले तो आपको कुछ भी करके A+ एंड A लेवल कॉलेज से ही होना चाहिए, प्लस आपके ग्रेड्स कॉलेज के बहुत अच्छे होने चाहिए, या फिर आपने आपकी जिंदगी में 4 साल की इंजीनियरिंग में कुछ अलग करना चाहिए। आपने आपके 4 साल की इंजीनियरिंग में कुछ अलग किया है, कुछ अलग पेटेंट लिया है, कुछ प्रोजेक्ट लिया है कि जो सबके मतलब कुछ अलग चीज, मतलब बोला मैं पेटेंट, मतलब उनको ना इन कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए यार वापस मेरा आ गया। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट अभी खत्म ही कर रहा हूँ, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। इन कॉलेज में एडमिशन एक आवाज आ रहा, आवाज सर बहुत सप्रेस्ड हो रहा है सर। हाँ, इस कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए, इन कॉलेज में मिलने के लिए आपका लेवल आपको अलग टाइप का, अभी आ रहा है लो है तो थोड़ा लो है तो अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, हाँ आता है तो इससे बराबर आ रहा है। हाँ। तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ अलग होना चाहिए, एंड दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज यूएस में। आप इनका रिकॉर्ड देख लो भाई, नॉर्मल कॉलेज वाला आदमी जाता ही नहीं है। आप बीएनसी वाले हो ना, तो इसका सपना भी मत देखो, ठीक है। हाँ, पीएचडी के एडमिशन से, मास्टर्स के एडमिशन आप इनमें नहीं मिलेगा। मैं जो कॉलेजेस के नाम यहाँ पे लिखे हैं, हाँ, आप बीएनसी में हो तो कुछ अलग इनोवेट करो, कुछ अलग इनोवेट करो। देखो एक्सेप्शंस होते हैं सब जगह पे, तो आपको फिर अलग इनोवेट करना पड़ेगा कुछ, मतलब अलग ही, और फिर उससे आप लेके जा सकते हो। आईवी लीग्स में पॉसिबिलिटी होती है भाई। आईवी लीग का कैसा था? आईवी लीग मतलब ये सारे जो कॉलेजेस जो बोल रहे थे, प्रिंसटन, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, ये सब आईवी लीग्स है। आईवी लीग्स आर आल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज यूएस में। इसमें लाइफ जीने के लिए लोग जाते हैं। कार्नेगी हाँ बोलो। मेलन का काम आता है क्या? कार्नेगी मेलन, हाँ इसमें ही आता है, कार्नेगी मेलन भी आईवी लीग, फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसे 9 यूनिवर्सिटीज है और ये कुछ यूनिवर्सिटीज है, दीज आर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो इसमें बट आप इनका भी जाते कोई हो तो एंट्रेंस वापस, रहेगा ना ऐसा स्पेसिफिक? अरे कुछ नहीं, इनका एंट्रेंस नहीं होता, इनका एंट्रेंस जीआरई होता है, ठीक है। यार एमबीए के लिए जैसे हार्वर्ड वीयर में जाना है तो जीमैट होता है। लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस से लेकर हर एक जो अच्छे जो यूनिवर्सिटीज है वो जीमैट के थ्रू जाते हैं, और ये जीआरई के, लेकिन जीआरई के स्कोर के ऊपर, मतलब जीआरई 340 मार्क्स का होता है। आपको 340 में से 340 भी आया ना जीआरई में, तो आप क्या बोलोगे? मेरे को जीआरई में 340 आया, मेरे को एक कॉलेज मिलेगा क्या? वो लोग का भी इंटरव्यू होता रहेगा सर? भाई नहीं मिलता। हाँ, वो लोग का इंटरव्यू टाइप होता रहेगा? इंटरव्यू नहीं होता, वो आपका जो बेस होता है उसके ऊपर आपको एडमिशन देते हैं। जैसे उनको पता है, कैलटेक को पता है, एमआईटी को पता है, स्टैनफोर्ड को पता है कि आईआईटी बॉम्बे की औकात क्या है, बराबर ना? आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस तुमको कितना रैंक चाहिए? टॉप 50, ऑल इंडिया रैंक 50 चाहिए आपको, ऑल इंडिया 60 चाहिए, आपको पता है। अब उधर भी उस आईआईटी में जाने के बाद भी वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा? उधर भी टॉप करना पड़ेगा, गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ उधर भी गोल्ड में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसमें एडमिशन मिलता है आपको मास्टर्स के लिए, एमएस के लिए विथ स्कॉलरशिप। तो भाई सिंपल, फाइनली जीआरई पे एडमिशन नहीं होता। जीआरई एक वो चीज है, जीआरई टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर आप जाओगे टॉप 30, टॉप 40 कॉलेज, टॉप 50 कॉलेज, तो फिर आपको जीआरई जीमैट पे थोड़ा सा अच्छे से आपको आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह बनाना पड़ता है, उससे आपको एडमिशन बाद में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, घूम फिर के बात किस पे है? तो एमआईटी मास्टर्स के लिए बेस्ट है ना? हाँ, एमआईटी मास्टर्स के लिए बेस्ट है। एमआईटी स्टैनफोर्ड, मतलब एमआईटी स्टैनफोर्ड, कैलटेक भी बहुत बढ़िया। मैं जो यहाँ पे नाम लिखे ना, एमआईटी स्टैनफोर्ड, कैलटेक एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली, मतलब इसमें मिलना मतलब भाई, मतलब बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। वो बाद में अपन बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है गाइस। मैं तुमको क्या बोला, जो अभी मैंने एकदम सिंपल आपको A+, A एंड B+ इन कॉलेज में पहले आपका टारगेट होना चाहिए।
ए प्लस ए एंड बी प्लस। बी प्लस में इन लोग को आईवी लीग्स वगैरह को बी प्लस और ये सब चीजें जो होती है, तो ए प्लस ए एंड बी प्लस इन कॉलेज से आप निकलोगे तो आपका चांसेस होगा इन कॉलेज में जाने का। नहीं तो यूनिवर्सिटी बहुत है भाई, बहुत सारी चीज है, ठीक है। मतलब एएसयू है, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी बहुत सारे लोग को एडमिशन मिल जाता है। नॉर्मल कॉलेज मुंबई वाला तो पूरा उधर ही जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है कि जहाँ पे मिलते हैं, वो बाद में अपन बात कर लेंगे। वैसे तो 4 साल इंजीनियरिंग करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब ऐसा है, ए प्लस ए एंड बी प्लस का टारगेट रखो। जिंदगी में आगे कम मेहनत करनी पड़ेगी। आप बी एंड सी में जाते हो तो जिंदगी में आगे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छा है लॉकडाउन है, कुछ नहीं चल रहा है, सब घर में बैठे हैं, बराबर। तो ए प्लस ए एंड बी प्लस कॉलेज में जाने की कोशिश करो, टारगेट रखो, वहां पे जाओ। हाँ बोलो सर। KVPY 11th का भी होता था ना? हाँ, KVPY 11th में भी होता है, जनवरी में होगा। हाँ ओके सर, तो हम लोग वो भी देंगे ना 11th हाँ दे दो। अभी वो तो 11th का दे सकते हो, 12th का, लेकिन उसका एडमिशन फॉर्म मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म गया होगा शायद, है कि गया है? सर हो गया है एडमिशन फॉर्म। सर हो गया। हाँ, चला गया वो, अभी तुमको 12th में देना पड़ेगा। वो KVPY के बारे में बाद में मैं एक 5-10 मिनट अगले लेक्चर में कभी बात, अगले लेक्चर 2-3 लेक्चर के बाद में एक हाथ बात कर लूंगा। KVPY नीट, देखो मैंने अभी IIT और इंजीनियरिंग का थोड़ा सा मैंने आपको बताया, एक चीज बता दी कि किस तरीके से होता है, ठीक है। वेदिका बहुत अलग अलग क्वेश्चन पूछती है। किर्लोस्कर के बारे में बताओ यार। किर्लोस्कर ठीक ठाक कंपनी है, वो सब मतलब नॉर्मल कंपनी, ये टॉप कंपनी ए प्लस टॉप कंपनी। यार भाई इतना वर्क कल्चर अच्छा होता है, मैंने आपको पिछले बार भी बोला था भाई, कंपनी में जाके आप मजा मारते हो और पैसा कमाते हो। कभी आपको ऐसा लगा ही नहीं? हाँ, मैंने कोलंबिया क्यों नहीं गया है? कोलंबिया में मैं तुमको बताऊं, कोलंबिया मेरा मोबाइल में है वीजा स्टैम्प, पैसा भरा भाई, 5 लाख रुपए भरा था मैंने कोलंबिया के लिए। एडमिशन पूरा कंफर्म होके मेरा सीट वहां पे सब कुछ रिजर्व था। उसके बाद मैं वहां पे गया और मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि भाई जिंदगी में मैं मतलब मुझे भाई, अपन स्टार्टअप वाले आदमी है, अपन एक जगह पे ऐसा किसी के अंडर काम करने वाला आदमी है ही नहीं। तो फिर वो रियलाइजेशन हुआ कुछ चीजें का कि भाई इधर जॉब नहीं कर सकता मैं। कुछ टाइम जॉब किया, एक्सपीरियंस लेने के लिए जॉब किया मैंने। हर एक का नेचर अपना होता है, अलग अलग होता है, तो मेरा नेचर अलग था। जब मैंने वहां पे छोड़ा तो 16 में मैंने मतलब ये सब डिसीजन लिया था, ठीक है। 17, 18, 19 ऐसा भी अपने टाइम था कि जहाँ पे मतलब स्टार्टअप के लिए हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे, काफी सारी चीजें देख रहे थे, ठीक है। लेकिन फाइनली अभी बहुत सारी चीजें हम लोग पैरेलल में कर रहे हैं जो आपको पता भी नहीं है, बाद में पता चलेगी और बाद में आपको बताएंगे आपको, ठीक है। तो एक टाइम आता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। जैसे कि हमने कहीं मेहनत नहीं छोड़ी, ठीक है। पहले 3-4 साल आपके लुखे होते मतलब क्या है, 3-4 साल आप कुछ नहीं कमाते स्टार्टअप में, लेकिन आप 5 से 6 साल रहते हो ना, तो एक साल ऐसा आता है ना जिसमें आप पूरे 10-15 साल के कमा लेते हो, ठीक है। और वही होता है, बट लेकिन उसका वो रीच करने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, पेशेंस लगता है। तो जैसे ये जेई मेन, जेई एडवांस, नीट जैसे एग्जाम्स को आपको क्रैक करने के लिए थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। फट करके आपको नहीं चमकेगा, धीरे धीरे चमकेगा, धीरे धीरे चमकेगा। तो लगे रहो भाई, ठीक है, लगे रहो, मिलने वाला आपको सब कुछ चीज, ठीक है। चलो इतना ही बोलता हूं मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सोना भी है मुझे, क्योंकि कल इतनी ज्यादा नींद भी नहीं हुई है, प्लस अभी काफी आपको आज बोल दिए। बाकी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वो होती रहेगी, बोलते रहेंगे। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे मिस भी कर दी होंगी, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं फिर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय गाइस, सर थैंक यू सर। बाय गाइस, बाय गाइस।